वेट, क्या अभी ठीक है मेरी वॉइस? यस यस सर। सर, ठीक है। अभी ठीक है? ओके। माइक थोड़ा इधर-उधर हो जाता है तो कई बार। ठीक है, अगर वॉइस मेरी कुछ होता है गड़बड़ तो बताइएगा सब लोग। चलिए, तो मैंने कहा कि प्रीवियस सेशन में हमने बात की थी अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आज उस कॉन्सेप्ट को वाइंड अप करके जल्दी से नया सर कॉन्सेप्ट, न्यूट्रिशन। यानी कि न्यूट्रिशन तो चल रहा है बेटा, न्यूट्रिशन कॉन्सेप्ट ही चल यस रहा सर। है, लेकिन उसको वाइंड अप करके हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन को स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक सर छोटा, हमने सर लाइट और डार्क रिएक्शन भी पढ़ी ना अभी। बेटा उसी को मैंने इसलिए कहा कि हमें उसको वाइंड अप करना है। हमें ये समझना है कि लाइट और डार्क रिएक्शन क्या होती है और इस तरह की रिएक्शन हमें कहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, वही चीज बस हमें वाइंड अप करना है आज इस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को, देन हम लोग हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की तरफ मूव करेंगे। सर मेरे एक डाउट है। हाँ जी, पूछिए। सर मुझे ना वो जो आपने मुझे बताया था एटीपी वाला, कि एटीपी इनऑर्गेनिक के साथ रिएक्ट करता है, मतलब कि एनसीईआरटी में मैंने इसके लिए देखा था कि एटीपी मतलब कि एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट कैसे बनता है। तो हम्म। सर उसमें बताया था कि पहले उसका डायटोमिक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से मिलेगा, फिर वो ट्राई बनेगा। वो चीज आप एक बार क्लियर करा हाँ, देते। सिंपली सिंपली बेटा उसमें यही था, मैं आपको बताता हूँ अभी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो मिलकर, एक मिनट मैं जरा स्क्रीन शेयर कर लूँ। आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है सबको? नो सर। नो सर। एक मिनट। वेट। एक मिनट। अभी स्क्रीन शेयर हो रही है? नो सर। एक मिनट। नो सर। क्या अभी शेयर हो रही है आप सबको? यस यस सर। सर। विजिबल है। यस सर। बोलो बेटा। हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। शेयर हो रही है, ठीक है जी। सिंपली हमें जो उसमें पढ़ना है अभी, जब आप रिएक्शंस के साथ डील यस करेंगे सर। तब आप लोगों को वो और बेहतर तरीके से जो है समझ आएगा। सिंपली मैंने आपको उसमें बताया था, और आपकी जो एनसीईआरटी है वो भी यही बताती है आपको। भाई आपने जो मॉलिक्यूल बना है आपका, वो क्या बना है? आपका जो मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है वो हमने देखा एटीपी, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट जो है वो फॉर्म हुआ। इस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को फॉर्म करने वाला होता है एडिनोसाइन डाई डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। यहाँ बच्चों ये फॉस्फेट क्या है? सवाल ये भी बनता है यहाँ पे कि ये फॉस्फेट क्या है। ये फॉस्फेट जो है ये फॉस्फोरस का ही ग्रुप होता है। ठीक है, डाइफॉस्फेट का मतलब यहाँ सीधा सीधा ये है कि यहाँ दो फॉस्फोरस का आपस में इंटरलिंक्ड है, इसलिए हम इसको डाइफॉस्फेट का नाम देते हैं। ठीक है, और हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे एडिनाइन के बारे में बच्चों। अब यहाँ मैं आपको रिंग्स बनानी सिखा दूं तो आप लोगों को वो चीज समझ ही नहीं आएगी अभी, क्योंकि आप लोगों ने अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कंपाउंड बनाने उस तरह से नहीं सीखे। अब मान लीजिए यहाँ मैं अगर एडेनिन का कोई स्ट्रक्चर बना भी देता हूँ, सपोज चले कि भाई मैं जानता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग उसको अभी सीख पाए। तो भाई ये एक स्ट्रक्चर जैसे बनते हैं, इनका कनेक्शन होता है फिर आगे राइबोस शुगर के साथ, अगर मैं कहूँ इनकी चेन बनाने सर के ये लिए। किस चीज का स्ट्रक्चर है? ये जैसे बच्चा पूछ रहा है ना कि सर मैंने अभी किसी ने पूछा था सवाल कि
किस तरह से फॉर्म होता है वो। तो यस हमें सर, मैंने पूछा था। हाँ, तो अब आगे अगर मैं कहूँ कि इसमें फिर वो फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच्ड होता है, फॉस्फेट दो डाई फॉस्फेट बोलते हैं तो फॉस्फेट ग्रुप बनता है। तो ये कोई एडिनोसाइन हो गया आपका, ये एडिनोसाइन हो गया। सो बच्चों सिंपली आपको जो याद रखना है इस लेवल पे, आपको स्ट्रक्चर्स अभी सीखने नहीं है, हमें स्ट्रक्चर्स की बात करनी नहीं है, क्योंकि अभी आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहूँ अभी तो शायद सर आपने क्या क्या स्टार्ट भी नहीं पढ़ा किया, दिया? अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है बेटा, अभी सिर्फ हम आए हैं। ओके सर। सो ये एक सिंपल होती हैं एडिनोसाइन की, इनको सिंपल एडिनोसाइन की रिंग्स बोलते हैं। ये रिंग्स के स्ट्रक्चर आप लोग सीखेंगे हायर क्लासेस में, क्लास 11th में सीखें, इवन आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा बेस पढ़ेंगे भी, क्लास 10th में भी पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस, जहाँ पे आप कार्बन से रिलेटेड उनके स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे। शायद वहां भी आप लोग इन रिंग्स की स्टडी अभी ना करें, नेक्स्ट ईयर जरूर आप लोग जब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ डील करेंगे तो आप ये रिंग्स वगैरह सारे स्ट्रक्चर्स, कंपाउंड कैसे बनते हैं, उन सभी के बारे में सीखोगे। सिंपली जब हम बायोलॉजी पे आते हैं तो बायोलॉजी पे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी इक्वेशन एक बताई थी कि दो, एक एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप मिलकर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को बनाते हैं, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि सर आपकी वॉइस आपकी ब्रेक हो वॉइस रही है। ब्रेक हो रही है। से हायर ऑर्गेनिज्म में तो सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो सर वॉइस ब्रेक हो रही है। तो मैंने अभी आपको अभी अभी ठीक है बेटा, अभी ठीक है, हेलो यस यस सर। सर, अब सही है। बेटा अभी सर वॉइस ठीक है? करेक्ट। हाँ जी, यस तो सर, मैंने सर आपको ठीक है। हाँ मैंने आपको बताया था कि इस आपको जो ये ध्यान रखनी है ये आप लोगों के लिए है। आप अभी बच्चे ने बोला कि सर एनसीईआरटी में, तो बेटा एनसीईआरटी में जब आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे रेस्पिरेशन वाला, तो वहां पर भी रेस्पिरेशन में आपने देखा होगा, जो बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं वहां पे कुछ येलो बॉक्सेस होते हैं एनसीईआरटी में, देखें आप लोगों ने यस सर, येलो येलो बॉक्स में ही बॉक्सेस, था एटीपी की। करेक्ट। Yes, तो जब आप रेस्पिरेशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना बेटा, तो आपको वहां पे येलो बॉक्स में एक रिएक्शन लिखी हुई मिलेगी जो मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज की एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल मिलकर आपके एटीपी के मॉलिक्यूल को फॉर्म करता है। और हमने ये चीज डिस्कस भी की थी प्रीवियस क्लास में कि लगभग लगभग एवरेजली जो है वो 30 एटीपी मॉलिक्यूल जो है बच्चों वो निकलते हैं। हाँ शायद यस आप सर। हाँ शायद आपको येलो बॉक्स में 38 एटीपी मॉलिक्यूल बताए, और आपको बताए भी जाते हैं कई मॉलिक्यूल्स ऐसे सर होते मैं हैं जो खर्च हो जाते हैं एंजाइमेटिक रिएक्शंस के अंदर, और अल्टीमेटली हमें एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से इतना एटीपी निकलता है। इसको हम तब डील करेंगे जब हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस के साथ बात करेंगे बच्चों। ओके ओके सर। सर। सर और केजी पर मोल किसकी सर आपकी यूनिट वॉइस होती ब्रेक हो है? जाती है कभी। बेटा केजी पर मोल जो है किलो जूल, किलो जूल हमेशा आप एनर्जी के सर लिए, जब भी कैलोरीफिक वैल्यू या कैलोरी की बात करते हैं तभी हम किलो जूल की बात करते हैं एनर्जी के लिए। सर एनसीईआरटी में 38 क्यों लिखे? 38 एक्चुअली डायरेक्ट है ना, अभी हम लोगों ने वो स्टेप्स नहीं पढ़े, जब वहां पे आऊंगा ना तब सर बताऊंगा। इसमें 30.5 लिखा है वैसे। 30.5 है? यस सर। हाँ हाँ ठीक है, अगर 30.5 है तो ठीक है। कई जगह आपको एनसीईआरटी हो या कई जगह आपको 38 एटीपी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये चीज कैसे हुई, बाकी के एनर्जी के मॉलिक्यूल्स कहाँ खर्च हुए, वो सारे अब एंजाइमेटिक रिएक्शंस जब आप प्रोसेसिंग पढ़ोगे एग्जैक्ट पूरी हायर लेवल पे, तब आपको सीखने को मिलेगी कि वो कितने स्टेप्स होते हैं। ओके सर, मतलब तो कि अभी हमें इतना याद रखना है कि अभी आपको एटीपी इतना याद रखना है, डाइफॉस्फेट के साथ देखो इनऑर्गेनिक जहां फॉस्फेट मिलेगा। करेक्ट 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 बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। सर किलो जूल पर मोल किसकी यूनिट है? एटीपी की? बेटा हम एनर्जी की बात करते हैं उसमें, एनर्जी, और एटीपी क्या एनर्जी की फॉर्म। ओके सर। जब भी आप किलो जूल देखोगे ना, कैलोरीफिक वैल्यू, इवन आपकी बॉडी की कैलोरीफिक वैल्यू की जब आप बात करोगे, तो कैलोरी क्या है, कैलोरी आप कैसे खर्च होती है भाई, एनर्जी तो खर्च होती है कैलोरी में। मैंने बोला कि किसी Yes, एक्स sir. एक्स इंडिविजुअल को इतने किलो कैलोरी चाहिए, इतने कैलोरी चाहिए। सपोज मैंने कहा कि मेरी बॉडी को 2000 कैलोरी चाहिए रोज की, अब ये 2000 कैलोरी में कैसे मेजर कर रहा हूँ, ये 2000 कैलोरी मतलब मेरी बॉडी की खपत इतनी है, मेरी बॉडी का कंजप्शन एनर्जी का इतना है, उसको मैंने कैलोरी बोला। वो हो गई मेरी बॉडी की कैलोरीफिक वैल्यू। और जो कैलोरीफिक वैल्यू मतलब बेटा जो हमारी बॉडी खर्च करती है, बेसिकली कैटाबॉलिज्म में जो हम खर्च कर रहे हैं वो एनर्जी तो है, और क्या है, और जो हम एनाबॉलिज्म यस से सर। और जो हम एनाबॉलिज्म से बना रहे हैं वो भी क्या है बच्चों, वो भी तो एनर्जी है। एनर्जी। तो बेसिकली Yes. अल्टीमेटली यहाँ बात एनर्जी की ही हो रही है, ठीक है। बोलो ये चीज समझ आई नहीं आई? ओके सर। सर
ठीक है बच्चों, ये छोटा सा डायग्राम आपने देखा होगा एनसीईआरटी में। ये सिंपली कुछ नहीं है, Yes, sir. Stomata. ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। आपको पता है कि जो सर आपके जो ओपन जब होता है, जब वाटर और गैस ले रहा था होता है। बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं सिंपली कि ये अपनी नीड के अकॉर्डिंगली, जब इसको नीड होगी उस नीड के अकॉर्डिंगली ही ये ओपन होंगे और उस नीड के अकॉर्डिंगली ही ये क्लोज्ड होंगे। आप लोगों ने प्रोसेस तो पढ़ी होगी बच्चों, जिसको हम सिंपली बोलते हैं ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस, है ना जी। Yes, sir. ट्रांसपीरेशन Yes, आप sir. लोगों ने पढ़ा है। और सर? दूसरा बच्चों आप लोगों ने ये सर भी पढ़ा एक्चुअली है। सर, हाँ जी, सर जो इसकी ओपनिंग और क्लोजनिंग है सर वो गार्ड से कराते हैं। गार्ड सेल्स कराते हैं बेटा, दीज आर द गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स जो है आपके सर ये बीन शेप्ड है ना? बीन शेप्ड होती है। इनको हम कैसे बोलते हैं? दे आर बीन शेप्ड। bean shaped. ये बीन शेप्ड होती है, ठीक है। और अब कोई भी गैसियस एक्सचेंज, जो आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि जो आपके स्टोमेटा होते हैं वो गैसियस एक्सचेंज में भी अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि दो फंक्शनिंग इसकी होती है, ओपनिंग होना और क्लोजिंग होना। ये डायग्राम आपने सर इनका सर हमेशा बीन शेप्ड ही होती है इनकी हमेशा। हाँ, ज्यादातर में इसमें जब आप ग्रासेस की बात करते हैं ज्यादातर आपको जो शेप मिलती है इन प्लांट्स में आपको वो बीन शेप मिलती है। जब आप गार्ड सेल्स के बारे में बात करते हैं, आई मीन सॉरी एक मिनट, जब आप बात करते हैं ग्रासेस के बारे में तो वहां उनकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है, डम्बल शेप। डबल शेप्स। हमें जब ग्रासेस की हम लोग डील करेंगे ग्रासेस के साथ, लेकिन ग्रासेस अभी हम पढ़ते नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा सीख लीजिए। ग्रासेस में जब आपको देखने को मिलती है तो वो डम्बल शेप देखने को मिलती है आपको। सर डम्बल शेप मतलब कैसी शेप होगी? हाँ, डम्बल शेप बेटा कुछ ऐसी समझिए। डबल देखा है आपने? डम्बल यस सर। कुछ इस तरह से। सर तो मतलब कि इस तरीके से होंगे, मतलब ये स्टोमाटा बीच में से पतले होंगे और दोनों साइड से मोटे मोटे होंगे। करेक्ट, कुछ इस तरह से, ठीक है जी। तो ये एक डायग्राम है हमारे इसमें। तो अकॉर्डिंग टू द नीड ये प्रोसेसिंग आपकी चाहे गैसेस एक्सचेंज हो या फिर ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस हो, इनमें से होती है नीड के अकॉर्डिंगली, ठीक है जी। नेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा था कि हमने जब बात की थी प्रीवियस सेशन में, तो वहां हम एक छोटा सा पॉइंट, एक दो डिफरेंस आपको पता होने चाहिए इसमें। देखिए ये दो तरह की रिएक्शंस होती हैं यहाँ, एक होती है लाइट रिएक्शंस और एक होती है डार्क रिएक्शन। इन रिएक्शंस को वैसे तो आप हायर क्लासेस में डील करेंगे स्टेप बाय स्टेप जब आप फोटो सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। जो सिंपल लुकिंग, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपकी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है बहुत ही सिंपल लुकिंग होती है, लेकिन उसमें आपके बहुत से स्टेप्स होते हैं। अप्रोक्सीमेटली मैंने आपको बताया था इसमें कि लगभग जब हम बात करते हैं तो कम से कम नहीं तो 50 इंटरमीडिएट स्टेप्स होते हैं या 50 स्टेप्स होते हैं इसमें, जो रिएक्शंस को कंप्लीट कराने में अपना रोल प्ले करते हैं। बच्चों ये जो लाइट रिएक्शन होती है, ये जो लाइट रिएक्शन होती है ये पूरी तरह से, एक तरफ लाइट लिखते हैं और दूसरी तरफ हम लिखते हैं डार्क। ये जो लाइट रिएक्शन होती है ये पूरी तरह से दैट इज कंप्लीटली लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट समझते हो? Photosynthesis. सर लाइट पे निर्भर है। लाइट पे निर्भर। अच्छा, इसको मैं इस लाइट रिएक्शन को मैं दूसरा नाम भी दे सकता हूं अपनी तरफ से, जिसको हम फोटो केमिकल रिएक्शन का नाम देते हैं। सर हिल रिएक्शन भी सही कहते हैं। हिल रिएक्शन सर जो ऑटोट्रॉफिक सर ये दोनों कर सकते हैं। हाँ फोटो, हाँ मतलब ऑटोट्रॉफिक्स में तो हो ही रही है बेटा, ऑटोट्रॉफ्स में तो हो ही रही है। फोटो मतलब लाइट से और केमिकल मतलब आप जानते हो ना कि लाइट रिएक्शन आगे जाके केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। सर नहीं सर मतलब जो ऑटोट्रॉफ्स है सर मतलब वो दोनों कर सकते हैं, लाइट डार्क। हाँ दोनों में होती है बेटा, अभी वही बता रहा हूँ जरा एंड अभी देखना। इसमें बहुत की पॉइंट्स बताऊंगा आपको जो आपको इसको लंबे समय तक समझने में हेल्प करेंगे। आप लोगों ने एक बात पढ़ी थी क्लोरोप्लास्ट, एक वर्ड पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट, पढ़ा था ना प्रीवियस सेशन में? क्लोरोप्लास्ट में आप लोगों ने एक पढ़ा था मेम्ब्रेन सिस्टम। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर आप लोगों ने मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ा था? यस सर, डबल मेम्ब्रेन पढ़ा था सर, डबल मेम्ब्रेन सिस्टम। वेरी गुड। इस मेम्ब्रेन सिस्टम में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? जैसे कि मैं कहूं कि ग्रेना पढ़ा था आप लोगों ने,
आप लोगों ने Thyroid. स्ट्रोमा Stroma पढ़ा था, Stomata, है ना? Thylakoid, Chlorophyll पढ़ा था। वेरी गुड। Chlorophyll, आप thylakoid. लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ा था, Colored फ्लूइड pigments. मैट्रिक्स। chlorophyll. हाँ बिल्कुल, जिसको आपने मैट्रिक्स स्ट्रोमा का नाम भी दिया था, है ना जी? बच्चों ये Yes, जो sir. रिएक्शन होती है, मैंने कहा कि ये डायरेक्टली जो है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन हमें देखने को मिलती है, जो कि लाइट के ऊपर डिपेंडेंट होती है। सर स्ट्रोमा का मतलब क्या है? स्ट्रोमा बेटा रीजन होता है, दैट इज अ रीजन इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। ओके सर। सर मतलब ये क्लोरोप्लास्ट में ATP साइटोप्लाज्म की तरह है। हाँ उसके अंदर है वो, बिल्कुल बेटा। एटीपी और जो NADPH जो बन रहा था, हमने प्रीवियस सेशन में बात भी की थी दोनों के बारे में, एटीपी और NADPH, राइट? एटीपी और NADPH के सिंथेसिस के लिए लाइट, ये अच्छा एक सवाल कई बार ये पूछ लेते हैं, आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हो बच्चों, तो इसलिए मैं यहाँ पे उस क्वेश्चन को ऐड कर रहा हूँ, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह के लिए भी प्रिपेयर करते हैं। मेम्ब्रेन सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? मेम्ब्रेन सिस्टम क्यों चाहिए हमें यहाँ पे? क्वेश्चन मेरा सबसे। केमिकल सर प्रोसेसेस को सेपरेट करके रखना। सर वो एक्सटर्नल membrane इन्वायरमेंट system. को और अंदर का जो सेल का इन्वायरमेंट है उसको सेपरेट रखता है। सर लाइट मेम्ब्रेन सिस्टम की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है सर, आउटर मेम्ब्रेन तो प्रोटेक्शन के लिए, और इनर मेम्ब्रेन टोटल एरिया इंक्रीज करता है रिएक्शन का, रिएक्शन जिससे हम ज्यादा चीज प्रोड्यूस कर पाते हैं। बिल्कुल, देखो जरा अब जरा इसका कीवर्ड समझ लो जो आप लोगों ने बोला है। मैंने कहा एटीपी और NADPH के सिंथेसिस के लिए लाइट एनर्जी को, जो चल रही है यहाँ पे लाइट एनर्जी, इसको ट्रैप करने के लिए ये मेम्ब्रेन सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल होता है, ध्यान रखिएगा। ये जितनी भी लाइट एनर्जी आ रही है इसको ट्रैप कराने के लिए इस मेम्ब्रेन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि Yes, sir. स्ट्रोमा, हाँ जैसे कि आप इसमें स्ट्रोमा रीजन भी बोलते हो, है ना? आप लोगों ने क्या पढ़ा? आप लोगों ने ये पढ़ा था प्रीवियस सेशन में कि शुगर का सिंथेसिस हो रहा था कहीं ना कहीं, और जो बाद में स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, यही पढ़ा था ना आप लोगों ने कि स्टार्च Yes, sir. स्टोर फूड होता है। Yes, sir. तो सर स्टोर फूड ऑफ प्लांट। बिल्कुल, जो एक स्ट्रोमा होता है ना, स्ट्रोमा, जितने भी पार्ट्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे एक स्ट्रोमा आप लोगों ने पार्ट पढ़ा था, स्ट्रोमा रीजन जो है वहां पे बहुत सी एंजाइमेटिक रिएक्शंस अकर होती हैं, और उन एंजाइमेटिक रिएक्शंस का रिजल्ट ये निकलता है कि वहां पे शुगर बना, और बाद में जाके वो जो शुगर है वो स्टार्च के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो सवाल ये भी तो पूछ सकते हैं कि एक्चुअली जो शुगर बन रहा था वो किस रीजन में बन रहा था? स्ट्रोमा। सर स्ट्रोमा। स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक रिएक्शंस हुई, लिख लेना अगर बच्चों, स्ट्रोमा के अंदर एंजाइमेटिक रिएक्शन सर खाली स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक रिएक्शन कीवर्ड पकड़ो, जो मैं बोल रहा हूँ कि जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस हो रही हैं वो कहाँ होती है? वो स्ट्रोमा में हो रही है, जो शुगर का सिंथेसिस कर रही है, और बाद में जाके ये शुगर जो है वो आपका स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज हमने पढ़ी थी। लाइट रिएक्शन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं? लाइट रिएक्शन के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है? जब भी आप लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे तो यहाँ एक तो लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है बच्चों, लाइट एब्जॉर्ब होगी। आज ये पेन ठीक से चल नहीं रहा है, पता नहीं इसको क्या हो गया है। लाइट एब्जॉर्प्शन होगा। दूसरा एक यहाँ पे आपका जो वाटर होता है, वाटर स्प्लिट करेगा, ये भी आप लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस सेशन में। यस सर। Yes, sir. वाटर लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और उससे वाटर स्प्लिट होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। और बच्चों और क्या पढ़ा था हमने? ऑक्सीजन, ठीक है जी, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बन। वेरी गुड, ऑक्सीजन रिलीज होती है। और बच्चों यहाँ पे जो ATP एंड NADPH बनता है ये भी इसी रिएक्शन से बनता है, ठीक है? ये कुछ की पॉइंट्स Yes, इसके ध्यान रखिएगा। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर स्प्लिटअप होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होती है, ATP का और NADPH का सिंथेसिस होता है, ठीक है जी। ATP और NADPH बन रहे हैं यहाँ पे। ये रिएक्शन कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि ये रिएक्शन एक्चुअली जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है ये किस रीजन में हमें देखने को मिलती है? सर रिएक्शन सेंटर। मैंने पूछा, सर मैंने बताया मैट्रिक्स। और कोई मैंने बताया था शायद लास्ट क्लास में। सर आपको क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन क्या है? थाइलाकॉइड। सर थाइलाकॉइड। Thylakoid.
किसी बच्चे ने ये लास्ट क्लास में भी सवाल पूछा था, तो मैंने कहा था हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो थाइलाकॉइड मैंने रीजन एक बताया था। चलिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये थाइलाकॉइड रीजन में अकर होती है। ठीक है जी? हाँ जी बेटा। सर आपने अभी तक जो पढ़ाई सर लाइट रिएक्शन। हाँ बेटा, सर अभी जो आपने पढ़ाया वो थोड़ा सा रिकैप करा दो। क्या नाम है बेटा आपका? शिवांश। शिवांश। लेट ज्वाइन किया बच्चा? यस सर, मुझे 4:30 ओहो, कोई बात नहीं। एक्चुअली जरा आप लोगों को पता है कि कंडीशंस कैसी हो रही है, तो उस वजह से हम लोग ऑफिस नहीं आ पा रहे हैं, या शेड्यूल थोड़ा सा बेटा चेंज हुआ है। आप लोगों को पता है कि मेरी क्लास जो है कल के दिन होती है, यानी कि फ्राइडे के दिन हम लोग मिलते हैं, लेकिन आज सैटरडे है, हम लोग आज के दिन मिले। तो थोड़ा सा कुछ दिन जब तक स्टेबिलिटी नहीं है, बाहर भी आप लोग घर पे हैं, और थोड़ा सा जब तक स्टेबिलिटी नहीं है तो ध्यान रखिए शेड्यूल्स वगैरह का। ठीक है, बाकी तो आप सब लोग समझदार हैं, बहुत अच्छे हैं सब, आप लोग ध्यान रखते हैं, लेकिन प्लीज थोड़ा सा इस टाइम पे सभी लोग कोऑपरेट करें, ध्यान रखें। चलिए बेटा, अभी तक हमने ये पढ़ा, जो बच्चों ने अभी तक ध्यान, जिसने भी लेट ज्वाइन किया, अगर किसी को डाउट भी हो तो बच्चों, अभी तक हमने ये पढ़ा कि हमने प्रीवियस सेशन में फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को छोड़ा था। यहाँ दो तरह से रिएक्शंस हमें देखने को मिलती हैं, एक होती है डार्क रिएक्शन, एक होती है लाइट रिएक्शन। हम थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि ये जो रिएक्शंस होती हैं, ये जितनी आसान दिखती है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, एक्चुअली उतनी सिंपलर या उतनी आसान नहीं होती। इसमें कई स्टेप्स होते हैं, लेकिन हाँ, उन स्टेप्स को, वो स्टेप्स किस तरह के होते हैं, उनको आप हायर क्लासेस में एक एक स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ क्लोरोप्लास्ट को हमने डिस्कस किया था, डायग्राम भी देखा था लास्ट क्लास में, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया कि भाई क्लोरोप्लास्ट में एक मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, उस मेम्ब्रेन सिस्टम में ग्रेना, स्ट्रोमा, लैमेला, मैट्रिक्स जैसे कुछ रीजन्स होते हैं। हमने बात की कि मैंने आपसे पूछा कि मेम्ब्रेन सिस्टम के ऊपर कई बार सवाल पूछ लेते हैं कि उसका काम क्या है। तो भाई आपने पढ़ा था कि एटीपी और एनएडीपीएच का जो सिंथेसिस होता है, उसके लिए उसमें लाइट एनर्जी को ट्रैप करना है हमें, और लाइट एनर्जी जो आपको सन से मिल रही है बेसिकली, उसको ट्रैप करने के लिए ये मेम्ब्रेन सिस्टम जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि मेम्ब्रेन सिस्टम में बहुत से पार्ट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करने में अपना रोल प्ले करते हैं। ये चीज अभी हम लोग बात कर रहे थे। फिर हमने देखा कि लाइट और डार्क रिएक्शन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। भाई लाइट रिएक्शन एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है, जिसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। इस लाइट रिएक्शन में लाइट का एब्सॉर्प्शन होना, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में लाइट को लेना, वाटर को स्प्लिट करना, रिएक्शन को आगे कंटिन्यू करना, ऑक्सीजन का रिलीज करना, जो कि वाटर से ही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड तो शुगर बनाने में, कार्बोहाइड्रेट बनाने में अपना रोल प्ले करता है। और एटीपी और एनएडीपीएच जैसे एनर्जी मॉलिक्यूल्स का रिलीज होना हमें लाइट रिएक्शन के अंदर देखने को मिलता है। ये रिएक्शन की अगर हम बात करें कि क्लोरोप्लास्ट के किस स्पेसिफिक रीजन के अंदर हमें देखने को मिलती है, तो वो रीजन होता है इसका थाइलाकॉइड पॉइंट। सवाल कोई अभी पूछ रहा था, पूछिए जरा। सर मैं कह रहा था सर कि नोट्स भेज देना सर ग्रुप पे टेलीग्राम वाले, आपने पिछली 2 क्लास के भी नहीं भेजे। अरे नहीं भाई, दोनों क्लास के नोट्स नहीं आए हैं? नो सर। नो सर। मतलब ये जो पीडीएफ है, ये आपके पास नहीं पहुंची है? नो सर। यस सर। अरे आज ही लो, ऐसे कैसे हो गया भाई? मैंने मेल तो करवाया था। चलो मैं आज देखता हूँ, अगर कुछ हुआ होगा सर मुझे ये पूछना था, आपने ये जो CO2 वाली बात बोली थी, आप एक बार उसको रिपीट कर दो, मुझे वो समझ में नहीं आई। भाई हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन रिलीज होती है बेटा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है। यस सर। नो होती है। कहां से मिल रही है? H2O का ब्रेकडाउन हो रहा है वहां से। लेकिन सवाल ये भी पूछते हैं, ये चीज मैंने बोल दी, आप इसको उसमें पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। CO2 का ऐसा लगता था, कई एक्सपेरिमेंट्स, कई रिसर्च ऐसे हुई बेटा एंशिएंट पहले के टाइम पे, आज से मैं 100 साल पहले की बात करूं, तो कई रिसर्चेस ऐसी हुई जिससे कि ये सोचते थे पहले साइंटिस्ट जितने भी थे कि ऑक्सीजन जो निकल रही है वो CO2 से निकल रही है। लेकिन कई एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हुए, कई ऐसी रिसर्च हुई जिनसे पता लगा कि नहीं, CO2 से ऑक्सीजन नहीं मिल रही, H2O से ऑक्सीजन मिलती है हमें, और CO2 यानी कि जो कार्बन है वो दूसरा कार्बन मॉलिक्यूल अपना जो बना देता है। इतनी सी बात कही मैंने बस। ओके सर। सर मेम्ब्रेन वाला एक बार फिर से समझा दो थोड़ा। बेटा मैंने कहा कि आपने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा है, क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल है, राइट? क्लोरोप्लास्ट में मेम्ब्रेन सिस्टम्स होते हैं। हमने पढ़ा था ना कि भाई सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम, डबल मेम्ब्रेन सिस्टम, और विदाउट मेम्ब्रेन सिस्टम ऐसे भी होते हैं, जैसे रिबोसोम्स हो गया, रिबोसोम्स है ना? बिल्कुल। तो बेटा क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, ये चीज आप जानते हैं, हमने प्रीवियस सेशन में
उसके डायग्राम की भी स्टडी की थी। मैंने सिर्फ रिकॉल कराने के लिए यहाँ कुछ पॉइंट्स आपकी स्लाइड पे आपको दिख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड में कि मेम्ब्रेन सिस्टम में बहुत से रीजंस होते हैं जिसको हम प्लेना बोलते हैं, थाइलाकॉइड हो गया, स्ट्रोमा हो गया, मैट्रिक्स हो गया या स्ट्रोमा लैमिला हो गया, ये सारे रीजन। तो सवाल बस उसी से था मेरा कि आपका जो मेम्ब्रेन सिस्टम है वो किस लिए काम करता है, वो वहां पे क्वेश्चन मैंने पूछा था। तो मेम्ब्रेन सिस्टम जो है वो किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो ये मैंने आपको बताया था अभी कि एटीपी और जो एनएडीपीएच का सिंथेसिस होता है, उसके सिंथेसिस के लिए लाइट एनर्जी का ट्रैप करना बहुत जरूरी है, लाइट एनर्जी का आना बहुत जरूरी है। वो किस वजह से आ पाता है? मेम्ब्रेन सिस्टम की वजह से। तो सर मतलब मेम्ब्रेन सिस्टम ट्रैप करता है लाइट एनर्जी को। करेक्ट, ठीक है। तो लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए मेम्ब्रेन सिस्टम इज रिस्पांसिबल। वो उसको बाहर नहीं जाने देता ना। बिल्कुल, बाहर जाएगी तो सोचो कि एनर्जी जब खर्च हो जाएगी, ऐसे निकल जाएगी, तो फिर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होगी? यस सर। है कि नहीं? वेरी गुड। चलिए भाई, डार्क रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो डार्क रिएक्शन डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली नॉट डिपेंडेंट, दैट इज लाइट, दैट बिल्कुल इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं, बोल सकते हैं डायरेक्टली नॉट डिपेंडेंट ऑन लाइट। ये लाइट के ऊपर डिपेंडेंट डायरेक्टली नहीं होती, ठीक है जी। दैट रिएक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन दिस लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट। और लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट क्या है? ये किसके ऊपर डिपेंड है? डिपेंड किसके ऊपर है? ये डिपेंड होती है एटीपी और एनएडीपीएच के ऊपर, इसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, ये लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स क्या निकले? कम ऑन, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स मेन क्या है? लाइट रिएक्शन के एटीपी और आपके एनएडीपीएच, ठीक है जी, ये आपके हो गए दोनों। तो ये डायरेक्टली उनके ऊपर डिपेंड होती है, ठीक है। यहाँ जो रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, जैसे कि यहाँ पे वाटर स्प्लिट हो रहा था, उसी तरह से यहाँ पे CO2 का रिडक्शन होता है, राइट। CO2 कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होती है, CO2 आपकी कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कन्वर्ट होती है, राइट। और ये अब जैसे जिस तरह से ये रिएक्शन आपकी थाइलाकॉइड रीजन के अंदर टेक्स प्लेस हो रही थी, उसी तरह से आपकी ये जो रिएक्शन है ये कहाँ होगी? ये आपके स्ट्रोमा या फिर मैं बोल सकता हूं मैट्रिक्स रीजन के अंदर टेक्स प्लेस होती है। सर आपने शुगर तो सर मैट्रिक्स में होता है ना? क्या बेटा, दोबारा बोलो सर, एक बार थर्ड पॉइंट कर दो एक्सप्लेन। हाँ जी, मैंने कहा कि जिस तरह से वहां वाटर स्प्लिट हो रहा था, इसी तरह से यहाँ पे रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। और बच्चों ये कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट पता है कैसे बन पाता है? जो आपके ऊपर एनर्जी सोर्सेज हैं, इन एनर्जी सोर्सेज को यूज करके, यानी कि एटीपी और एनएडीपीएच की जरूरत होती है इसको कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बनाने में। ये की लाइन लिख लेना बच्चों, एनसीईआरटी लेके बैठे हो या अपने सेल्फ नोट्स बना रहे हो, रफ नोट्स बना रहे हो, उसमें लिख लेना। ये इन एनर्जी, इन मॉलिक्यूल्स का यूज करता है यहाँ CO2 से कार्बोहाइड्रेट बनाने में। कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ये एनर्जी कहां से यूज करता है? जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे बैठे हैं, ये सर एटीपी एनएडीपीएच। इसको लिख लेना बच्चों, आप लोगों बिल्कुल सभी लोगों को बोल रहा हूं मैं कि अपने रफ नोट्स में लिख लेना कि इस पॉइंट में ये कहां से एनर्जी का यूज कर रहा है। देखो बहुत डीप क्वेश्चन है कि एनर्जी कहां से आई इसके पास, ठीक है। तो ये आई आपकी एटीपी और एनएडीपीएच से। सर इसमें कौन सी गैस इवॉल्व होती है? बेटा गैस तो आपकी, देखो गैस आपकी कौन सी निकल रही है यहाँ पे? बेसिकली पूरी की पूरी रिएक्शन हो रही है। स्पेसिफिकली हम डार्क रिएक्शन से बात नहीं कर रहे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्ट तो कार्बोहाइड्रेट बन गया। कार्बोहाइड्रेट तो कोई गैस है नहीं। तो ओवरऑल जब हम लोग ओवरऑल रिएक्शन की बात करते हैं बेटा, कंप्लीट रिएक्शन की, तो कंप्लीट रिएक्शन में कार्बन आपकी जो ऑक्सीजन है वो रिलीज हो रही है। ये तो पार्ट्स कर दिए ना हमने, हम और अंदर चले गए, हमने रिएक्शन के पार्ट्स कर दिए। अभी जब आप हायर क्लासेस में, ये जो मैं 50 स्टेप्स की बात कर रहा हूं, जब आप इन 50 स्टेप्स के बारे में सीखेंगे तब आप देखेंगे कि ये केल्विन साइकिल क्या होती है, फोटो सिस्टम 1 कैसे हो रहा है, फोटो सिस्टम 2 सर केल्विन साइकिल 10th में नहीं है? नहीं बेटा यहाँ नहीं है। इवन यहाँ फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 भी नहीं है। आपकी एनसीईआरटी तो बच्चों लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन तक के बारे में नहीं बताती, लेकिन हम लोग थोड़ा सा ज्यादा सीख लें तो हम लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शंस को यहाँ पे डिस्कस करते हैं।
यस सर, डार्क उसमें तो रिएक्शन सर का डायरेक्ट फोर्थ बता पॉइंट दिया। बता दो एक बार। हाँ जी बेटा, फोर्थ पॉइंट बता दो उसकी, वो डार्क रिएक्शन का फिर से। हाँ जी, मैंने कहा देखो एक बार दोनों में कंपैरिजन कर लेते हैं बच्चों, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। लाइट रिएक्शन या जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है ये लाइट डिपेंडेंट होती है, जबकि जो डार्क रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली नॉट डिपेंडेंट ऑन लाइट रिएक्शन, वो कंप्लीटली उसके ऊपर डिपेंड नहीं होती, वो डिपेंड होती है किसके ऊपर, जो लाइट रिएक्शन लाइट के रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट। और बेटा लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हो गए एटीपी और एनएडीपी जो मेन प्रोडक्ट्स हैं। लाइट रिएक्शन के अंदर हमें देखने को मिल रहा है लाइट का एब्जॉर्प्शन होना, ऑक्सीजन का रिलीज होना, वाटर का स्प्लिट अप होना, जबकि यहां हमें देखने को मिलता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका कार्बोहाइड्रेट में बनना। अब ये कार्बोहाइड्रेट में इसका रिडक्शन होने के लिए, बनने के लिए यहाँ CO2 से कार्बोहाइड्रेट बनना, इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों। ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? इसको एनर्जी मिलती है एनर्जी मॉलिक्यूल से, और वो कौन कौन से हमारे एटीपी और NADPH। NADPH प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। बिल्कुल, ये रिएक्शन अकर कहाँ हो रही है? जब हम क्लोरो, हमने बोल दिया चलो कि फोटोसिंथेसिस सर लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन थाइलाकोइड, राइट। देखो अगर एक सवाल डायरेक्ट पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ हो रही है, जो बच्चे, अगर आप बोर्ड में बैठे हो, अगर आप बोर्ड के एग्जाम में बैठे हो तो सवाल आता है कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वेयर, तो आप क्या लिखोगे? थैलाकोइड। सबसे पूछ थैलाकोइड। और अगर मैं कहूं कि थाइलाकोइड तो एनसीईआरटी में लिखा ही नहीं है कहीं, आप बताओ। सर क्लोरोप्लास्ट। तब हमारा नियरेस्ट ऑप्शन कौन सा है? तब हमारा नियरेस्ट ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठे हैं तो अब आ गई बात समझ में, अब कहाँ होगी? अब थाइलाकोइड कि भाई दो तरह की रिएक्शन हो रही है, अब आप उसको थाइलाकोइड नहीं, अब स्पेसिफिक पूछेगा, अब स्पेसिफिक पूछेगा वहां पे, जो बच्चे एनटीएससी है और ये ओलंपियाड वाले होते हैं, अब वहां पे क्वेश्चन किस तरह से है, वहां पे आता है कि भाई लाइट रिएक्शन कहाँ होती है। अब जिसने लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन पढ़ी वो बता देगा कि लाइट रिएक्शन तो थाइलाकोइड रीजन में हो रही है, और डार्क रिएक्शन कहाँ पे? Yes, sir. स्ट्रोमा या फिर मैट्रिक्स। स्ट्रोमा मैट्रिक्स। तो इस तरह से सवाल जो है वो बनते हैं। किसी का कोई डाउट यहाँ से तो बच्चा पूछ सकता है। चारों पॉइंट्स को आप लोग लिख लीजिए। सर डार्क रिएक्शन को सर ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी कहते हैं ना बेटा, इनको आप हायर क्लासेस, बिल्कुल आप इनको पढ़ेंगे, ब्लैकमैन्स रिएक्शन हो, हिल्स रिएक्शन हो, इनके अलग से नाम। देखो ये जो नाम है ना बेटा, ये साइंटिस्ट के सिर्फ ऑनर में रखे जाते हैं। आपने कोई डिस्कवरी कर दी, आपने कोई रिसर्च कर दी, तो आपके ऑनर में उसका नाम रख दिया गया। यस सर। अब गोल्जाई एपरेटस, भाई गोल्जाई, कैमिलियो गोल्जाई थे, उन्होंने उसको डिस्कवर किया, उनके ऑनर में वो नाम रख दिया गया। तो बिल्कुल मैं तो चाहता हूँ कि जितने बच्चे बैठे हैं 10-15 चीजें तो कर ही देंगे रिसर्च आगे भविष्य में, तो आपके नाम पे भी कुछ ना कुछ हो ही जाए, हो जाएगा क्या? यस सर, वेरी गुड। यस सर। सर मुझे आपसे एक चीज पूछनी थी, इसी चीज से रिलेटेड ना, जो बुक में पढ़ रही थी सर, उसमें लिखा है कि रिडक्शन ऑफ carbon dioxide by hydrogen to form carbohydrate like glucose by utilizing the chemical energy (bracket में obtained by the transformation of light energy). तो सर मुझे ना ये लाइन में जो हाइड्रोजन है, मतलब कि ये हमारा CO2 हाइड्रोजन की वजह से कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट। एक्चुअली उन्होंने पूरी रिएक्शन जोड़ दी है वहां पे। अब भाई रिएक्टेंट साइड अगर आप देखोगे बेटा, तो रिएक्टेंट साइड तुम्हारा CO2 और H2O भी है। यहाँ हम ब्रेक करके पढ़ रहे हैं, यहाँ हम ब्रेक करके क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ हम ब्रेक करके पढ़ रहे हैं कि H2O से ऑक्सीजन मिल रही है और CO2 से ग्लूकोज मिल रहा है। वहां उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया रिएक्शन को कि CO2 plus H2O which gives us C6H12O6 plus 6O2। वहां वो पूरी रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। कंफ्यूज मत हो, जिस तरह से हमने किया है उस तरह से कीजिए। यस सर, आपने पहले भी समझाया था। ये चीज मैंने शायद लास्ट क्लास में भी बताई थी। यस सर। ठीक है, ओके सर। चलिए बच्चों देखिए जरा आगे देखिए। तो ये बात हुई कुछ, अब हम बात करेंगे किसकी? एनिमल्स के बारे में। चलिए अब यहाँ पे आ गए हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आप सभी लोग जानते हैं कि हेटेरो का मतलब होता है डिपेंडेंट ऑन अदर्स, हमने पीछे बात भी की थी। सर जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं सर, वो स्टार्च के फॉर्म में वो करते हैं ना, स्टोर करते हैं बेटा स्टार्च के फॉर्म में। ओके सर, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। अच्छा एक चीज और लिख लेना उसमें, अरे यार एक चीज और लिख लेना बच्चों, इसको जैसे फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं उसी तरह से हम इसको बायोकेमिकल रिएक्शन का नाम भी देते हैं। ठीक है, एक नाम और एक्स्ट्रा अपने बकेट। सर डार्क रिएक्शन को बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन। ओके सर। ठीक है, तो सर मतलब पहले प्लांट्स में फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, उसके बाद डार्क केमिकल। सर बायो मतलब लिविंग बॉडी, याद करो। केमिकल मतलब कन्वर्जन होना केमिकल्स का, टूट रहा है कोई दूसरा केमिकल। यस सर। चलिए सर एक चीज पूछनी थी।
सर जो सर डायग्राम बना रखा है सर लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का मॉड्यूल में, सर वो भी समझा देना। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, एक्चुअली वो शायद स्लाइड में यहाँ पे एक मिनट नहीं होगा, स्लाइड में नहीं, चलो मैं उसको समझा दूंगा आप लोगों को फिर भी। हालांकि उसमें आपको यही दिखाया गया होगा कि आपको उसमें एक साइड लाइट रिएक्शन होगी और शायद एक साइड उसमें आई गेस उसमें सक्रोज बनता हुआ दिखाया होगा या केल्विन साइकिल लिखा होगा, ऐसा कुछ लिखा यस होगा। सर ऐसे ही कुछ लिखा है सर, समझ नहीं आया था। हाँ हाँ, उसमें सिर्फ वही है कि लाइट रिएक्शन आ रही है एक साइड और दूसरी तरफ जो है वहां पे आपका जो एटीपी और एनएडीपीएच बनेगा, और वही एनएडीपीएच और एटीपी जो है एक तरफ आपको जाता हुआ दिखेगा राइट हैंड साइड में, अगर आपके पास हो पै मॉड्यूल तो देखना उसमें। और देन उससे वो क्या करेगा, उस CO2 से वो उन दोनों को यूज करके वो कार्बोहाइड्रेट जो है वहां पे फॉर्म करेगा। सिंपली उसके अंदर यही है, और बाकी के उसको फिर वो कन्वर्ट करने में, आगे स्टार्च में कन्वर्ट करने में अपना रोल प्ले करेगा। बाकी हम उसको समझ लेंगे, ठीक है। यस सर। ओके सर सर एक चीज और पूछनी थी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, जैसे कि सर इसमें हमने ग्लूकोज और स्टार्च तो पढ़ दिया, मतलब पढ़ लिया सर। इसमें मेरे स्कूल में मैम ने बताया था कि इसमें एक सक्रोज भी कहीं इन्वॉल्व होता है सर, वो मुझे समझ नहीं आया था। सक्रोज बेटा सिंपल फॉर्म होती है। सक्रोज आपने तब पढ़ा होगा जब आप आगे बात करेंगे इसमें, जब ट्रांसपोर्टेशन में सर उस फॉर्म में चेंज होता है शायद। बिल्कुल, जब आप ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे तब आप देखेंगे उसमें कि सक्रोज की फॉर्म में उसका बनना एक सिंपल फॉर्म है शुगर की। सर स्टार्च का फॉर्मूला क्या है? लिख लीजिए जी, स्टार्च का फॉर्मूला लिख लीजिए। जैसे आपका ग्लूकोज होता है C6H12O6, उसी तरह से ये आपका होता है C6H10O5। ठीक है, आपका ग्लूकोज होता है C6H12O6, ठीक है। स्टार्च जो है ओके सर। ये आपका स्टार्च जो होता है एक पॉलीसेकेराइड होता है। सर इससे पहले आपने एक उसके ट्रांसपोर्टेशन वाले मॉलिक्यूल का नाम बताया था, वो क्या था? कौन सा बेटा? सुक्रोज। वो भी सिंपल शुगर होता है बेटा, अभी आप पढ़ेंगे आगे, चाहे वो सुक्रोज हो या फिर वो माल्टोज हो, आएंगे वो। सर हाँ बेटा पूछो। सर पॉलीसेकेराइड क्या होता है? पॉलीसेकेराइड इज अ फॉर्म ऑफ शुगर, ठीक है जी, दैट इज अ फॉर्म ऑफ शुगर, एंड पॉली मींस होता है मैनी। तो जब एक कॉम्प्लेक्स चेन बनती है शुगर की तो उसको पॉलीसेकेराइड का नाम दिया जाता है। इसी तरह से आपके कई होते हैं मोनोसेकेराइड, ठीक है जी, कई होते हैं आपके मोनोसेकेराइड्स, कई होते हैं आपके डाइसेकेराइड्स, राइट, और कई होते हैं आपके ओलिगो या पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। तो मोनो मीन्स होता है सिंगल, मोनो मीन्स होता है आपका सिंगल, डाई मीन्स होता है आपका टू, दैट इज टू। सर सेकेराइड जो टर्म है वो शुगर के लिए यूज करी जाती है ना? शुगर के लिए यूज की जाती है, पढ़ेंगे आप लोग इसको हायर क्लासेस में, डेक्सट्रोज शुगर, लिवोरोटेटरी कैसे होंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे। सर ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है? हाँ जी, आप ये आप सबका टास्क है, आप सब लोग जो है देखिएगा, ये आपको टास्क देता हूँ, ये आपका होमवर्क समझिए। चाहे आप लोग इसमें, जैसे मैं आपको कुछ नाम बता रहा हूँ, जैसे सक्रोज हुआ, ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ, माल्टोज हुआ, मैंने आपको 4-5 नाम बता दिए। आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है, आप देखेंगे कि कौन सा इसमें मोनोसैकेराइड है। अब जैसे टेबल शुगर है, आपका जो केन शुगर है, गन्ना है, आप जो घर में चीनी खाते हो, ये कौन सी फॉर्म है? ये सक्रोज है, फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है? लिख दीजिए कौन कौन से। सर सक्रोज है ये। हाँ देखो, बताएंगे नहीं, अभी सबको काम करने दीजिए, कोई भी कुछ नहीं बताएगा। आप सोचिएगा बाद में, सब लोग अभी नहीं बता सकते, तो कुछ लोग काम कीजिएगा एक रफ पेज पे। जैसे सर फ्रक्टोज और माल्टोज क्या होता है? ये भी एक फॉर्म है बेटा शुगर की, वही तो बोल रहा हूँ। अगर मेरे से पूछना तो मैं ही बता देता हूँ फिर तो। मैंने कहा कि कुछ आपको बताने हैं, आपको सर्च करना है, आपको देखना है, सक्रोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ, माल्टोज हुआ, इसी तरह से मैंने कुछ एग्जांपल दे दिया आपको, ये ठीक है। तो आपको सर देखना बुक में से देख लेंगे। कहीं से भी देखो जी, बिल्कुल देखो। मैंने कुछ नाम लिखे हैं यहाँ पे, मैंने मोनोसैकेराइड लिखा, मैंने डाई लिखा, मैंने पॉली लिखा, मैंने इवन 2-3 चीजें और बोली आपको, जैसे कि मैंने बोला कि आपका जो टेबल शुगर होता है वो कौन सी फॉर्म है, वो क्या है, ठीक है जी, वो क्या है, वो आपका डाई है, पॉली है, मोनो है, क्या है।
आप जो गन्ना होता है उससे वो बनता है, तो गन्ने के अंदर कौन सी फॉर्म होगी, जो शुगर केन होता है उसमें कैसी फॉर्म होगी। तो देखिएगा आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग इसके अंदर जरूर मिलेगा, आपको नई नई टर्म्स सीखने को मिलेगी सैकेराइड की, शुगर। सर ये लास्ट वाला क्या लिखा है आपने? माल्टोज, फ्रक्टोज, सक्रोज, इसी तरह से एक आप पढ़ते हो जैसे ग्लूकोज। आज पेन को पता नहीं क्या हो गया, चलिए ठीक से। ग्लूकोज सर फ्रक्टोज और माल्टोज 10th में है। नहीं जी, 10th में तो कई चीजें ऐसी हैं जो आप नहीं है यहाँ पे, मतलब सिंपल शुगर्स की फॉर्म है, वो चीज आप पूछ रहे थे, अभी किसी ने पूछा था तो मैंने सोचा चलिए सब लोग देखेंगे उसको। खैर आगे आते हैं कॉन्सेप्ट। ये आपका एक एडिशनल टास्क हो गया, आप लोग क्यूरियस बच्चे हैं तो आप लोग ये भी सीखते रहिए। चलिए देखिएगा इसको भी। नेक्स्ट आते हैं बच्चों होलोजोइक। कौन बताएगा मैंने जो होलोजोइक टर्म के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड यूज किया था मैंने होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की? सर मैं बताऊं? आपका नाम? सर जैद। जैद बताइए। The organism feed on ingesting. नॉट डेफिनेशन, नॉट किताबी भाषा। मेंटोस वर्ड, मेंटोस जिंदगी का वर्ड बताइए, आम जिंदगी का वर्ड। होलोजोइक मैंने सिंपल वर्ड क्या बताया था, चीजों को आसान बनाए। बताइए, नॉट डेफिनेशन, नॉट किताबी भाषा, बताइए। यस सर। सर अमीबा लाइक न्यूट्रिशन। नो, अब सीख लो। कंप्लीट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड क्या बताया था मैंने? कंप्लीट मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब लार्ज से स्मॉल जैसे सर वो करते हैं कैसे सर? मेटाबॉलिज्म के दो टाइप है ना, कैटाबॉलिज्म वो अलग है बेटा, आप वो अलग कॉन्सेप्ट पे जा रहे हो। मेटाबॉलिज्म के अलग टाइप हो गए, वो तो अलग है सर। लाइक दिस कैटा और एना वो अलग हो गए। देखिए होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि कंप्लीट मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है जहां पे 5 स्टेप्स फॉलो हो, ठीक है। और वो 5 स्टेप्स मैंने कौन कौन से बताए थे आपको? शुरुआत में बताए हूँ। समय इंजेशन, आगे बताइए डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन एंड देन इजेशन। करेक्ट। ये अब याद आया किसी को? तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कंप्लीट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब जो आप बता रहे थे कि अमीबा में होगा, वो भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल होगा। इसके अलावा जैसे होलोजोइक एनिमल्स जो होते हैं उनको हम इंजेस्टिव न्यूट्रिशन का नाम भी देते हैं, क्योंकि वो इंजेस्ट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, इनटेक करते हैं उसको, देन उसको ब्रेक डाउन करते हैं, उसमें से तब वो न्यूट्रिशन निकालते हैं। ये फूड को कहां से लेते हैं? इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलते हैं ज्यादातर, ये अब अमीबा का एग्जांपल नहीं दे रहा मैं यहाँ पे, ये फूड को लेते हैं थ्रू द माउथ और इसको ब्रेक करते हैं, इसके लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर वन मॉलिक्यूल के अंदर अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में। जैसे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी एलिमेंट्री कैनाल में इतने सारे पार्ट्स होते हैं, चाहे वो माउथ हो, फिर माउथ के अंदर फर्दर पार्ट्स होते हैं, माउथ से आगे की तरफ चलते हैं तो बच्चों लॉन्ग ईसोफेगस एक पाइप होता है, ईसोफेगस से बच्चों आगे की तरफ चलते हैं तो स्टमक में अलग तरह की डाइजेशन की प्रोसेस होती हैं। यस सर। वहां से आगे फर्दर करते हैं तो आप लोग स्मॉल इंटेस्टाइन्स के बारे में पढ़ते हो। लार्ज इंटेस्टाइन सर, उसमें फिर ऊपर स्टमक में ही हमारा जूसेस आते हैं, जैसे कि लीवर के लिए बाइल जूस। वहां नहीं आते स्टमक में लीवर से जूसेस नहीं आते। वो कब आते हैं वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ एक रफ चार्ट बता रहा था आपको, रफली बता रहा था भाई। ये जो इस सर ह्यूमन भी होलोजोइक करते हैं ना? बिल्कुल जी, ह्यूमन भी होलोजोइक करता है। और जहां जहां आपका अमीबा भी है, आप लोग एनसीईआरटी में 2 चीजों को बहुत अच्छे से कीजिएगा जिसपे बोर्ड्स में सवाल भी आते हैं बच्चों। अमीबा में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी बताऊंगा। ह्यूमंस में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 10 में से 8 बार क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछा जाता है। इवन 2020 के पेपर में भी 5 नंबर का क्वेश्चन आपके ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर फ्रेम हुआ था। आप जितनी भी जो सिस्टम पढ़ेंगे ना आगे, चाहे वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हो या सर डायग्राम आया था बेटा, क्वेश्चन बताता हूँ किस तरह से आया था, चिंता ना करो, सारी चीजें बताऊंगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, सर्कुलेटरी सिस्टम हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ना किसी एक से 5 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर फ्रेम होगा। 2022 में भी होगा जब आप लोग एग्जाम देने जाओगे, 21 में भी होता, लेकिन एग्जाम अनफॉर्चुनेटली कैंसिल हो गए। 2020 में पेपर हुए थे, वहां पे 5 नंबर का क्वेश्चन आया था।
इवन वहां तो अलग अलग सेट्स में किसी सेट में रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी था, किसी में एक्सक्रीटरी सिस्टम पे भी था, और एक में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर भी 2020 में क्वेश्चन था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर एक स्टेप को ध्यान से समझना। क्वेश्चन किस तरह से कैसे पूछा जाता है बोर्ड्स में, वो भी साथ साथ बताता चलूंगा। देखिए जरा, तो इनको फर्दर हम आगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम फर्दर डिवाइड करते हैं, जैसे कि हर्बीवोरस आपने पढ़े हुए हैं, ऐसे एनिमल्स जो कंज्यूम करते हैं प्लांट्स को, वेजिटेबल्स को only। एक दो एग्जांपल्स आप लोग बता ही सकते हैं इसके अंदर, काऊ हो गई, आपकी डियर गॉट हो काऊ, गई, तो कार्निवोरस वो होते हैं जो, बिल्कुल बहुत आसान है, क्लास 6 से आप लोग ये पढ़ते आ रहे हैं। कार्निवोरस फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं आपके लायन, टाइगर, बिल्कुल जी। ऑमनिवोरस वो होते हैं जो दोनों को ही ईट करते हैं, सर जो ह्यूमन, दोनों खाते हैं, सब फ्लैश भी और बोथ पे अपना जीवन यापन करते हैं। सर ह्यूमन, बिल्कुल जी, बिल्कुल ह्यूमन हो गए जैसे, ठीक है। क्रो हो ट्रोडॉन। गया आपके घर के आसपास। सर हेलो, डॉग हो सकता है एंड कैट। सर डॉग, ट्रोडॉन भी तो है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। क्या होते सर हैं डॉग ट्रोडॉन? हमारा क्या सर? ओमनीवोरस। नहीं, ट्रोडॉन का क्या मतलब होता है, अभी किसने बोला? सर ट्रोडॉन, हाँ जी, यस सर। सर ओमनीवोरस डायनासोर है ना? वो तो वही तो, क्या अब एग्जिस्ट करते हैं वो ट्रोडॉन? नो बताइए। सर। हाँ जी, सर तो आपने मैं ओमनीवोरस पूछे थे ना, बिल्कुल सर ये थोड़ी कि एग्जिस्ट करते हैं नहीं हाँ, ये भी करते। ठीक है, ये भी ठीक है। देखो ट्रोडॉन तो मैं भी लिख सकता था यहाँ पे, मैंने नहीं लिखा ट्रोडॉन है, मैंने डायनासोर नहीं लिखा। चलो खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो सर यहाँ हम क्रो, डॉग को ऑमनिवर में लेंगे ना? मुझे बताइए, कभी कभी आपने देखा है डॉग को फ्लैश करते हैं? वैसे 8 कई डॉग्स होते हैं, आपने देखा होगा, यस सर, करते यस हैं। सर करते हैं। फ्लैश ईट करते हैं, यस सर, डॉग लेकिन हाँ, लेकिन सारे नहीं करते, ठीक है। जैसे ह्यूमंस भी फ्लैश ईट करते हैं, लेकिन सारे नहीं करते, तो डॉग को हम ले सकते हैं। सर डॉग को हम ले सकते हैं, क्योंकि सर ऐसे तो हम डायनासोर्स को, सांप को ले सकते हैं, वो कार्निवोरस भी होते हैं और ओमनीवोरस भी होते हैं। ओमनिवोरस भी होते हैं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और हमने पूरे डॉग ली ना, उसमें सारी स्पीशीज आ गई, उसकी जर्मन शेफर्ड। सर अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया है कि सर जैसे कि हमारा डॉग होता है वो दोनों खाता है, तो हम उसको तीनों में एग्जाम्पल रख सकते हैं? तीनों में नहीं बेटा, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं करेंगे हम उसको, सर ओमनी में ही ऐसे तो हम रखेंगे। सबको ही रखेंगे, ह्यूमन को बिल्कुल, भी तीनों में रखेंगे। ऐसे तो फिर बेटा जो ह्यूमंस हो गए, जो वेजिटेरियन होते हैं तो वो ह्यूमन, भी सिर्फ वो तो सिर्फ सर ह्यूमन भी सब में आएंगे फिर। बिल्कुल, वो तो फिर ह्यूमन भी सब यस में आ सर। गए, तो ऐसे नहीं होता, हम एक स्पेसिफिक ये कैटेगरी। जो ओमनीवोरस होंगे तो सब में आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। यस सर, हम तो जनरल ये केस लेते हैं। बिल्कुल हम जनरल केस लेते हैं, वेरी गुड। सर एक बार मुझे पीछे कर दो, स्लाइड दिखा दीजिए। सर एक हाँ बार जी, पीछे कर दो। बिल्कुल जी, बिल्कुल लीजिए। ये सब बच्चे के लिए बोलते हैं, ये ओके सर। मुझे सबकी आवाज नहीं आती, मुझे कुछ लिमिटेड आवाजें आती, मुझे वो लिमिटेड आवाजें ध्यान भी हो गई हैं, सबके नाम भी कुछ हो गए हैं, जैसे Okay, कृष्णा sir. है, जैसे शिवम है, शायद अभी शगुन भी है, ऐसे कुछ बच्चे हैं ना, ये सब मैं सही बोल रहा हूँ ना? जैद है, यस क्या मैं सर। सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल। सर बस आपने नाम Yes, गलत sir. किया मेरा। क्या बेटा? सर आपने शिवम बोला, मैं शिवांश हूँ। अच्छा शिवांश, हाँ शिवांश, ठीक है। सर सर, आपने मेरी यहाँ मम्मी तो बोलती पे रहती है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लिखा है, उसके वहां पे क्या लिखा हुआ है? MCA सर, वो क्या था? बेटा वो अभी जैसे किसी बच्चे ने पूछा था ना अभी मेटाबॉलिज्म के बारे में, तो बेटा मेटाबॉलिज्म दो तरह से Yes. उसमें ओके पढ़ा सर। था, कैटा और एना, वो सिर्फ मैं वहां पे बता रहा था कि Yes, वो sir, अलग yes. टर्म है, यहाँ मैं होलोजोइक के लिए कुछ और पूछ रहा हूँ, ठीक है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। बता दीजिए। हाँ जी, हर्बीवोरस तो वो होते हैं जो आपके ग्रास ईटिंग होते हैं या वेजिटेबल्स के ऊपर जो अपना भोजन बनाते हैं। सर हर्बीवोरस, सर इंसेक्टिवोरस, क्या बेटा? अभी जो हर्बीवोरस वाले पूछने, पहले वो पूछो। सर हर्बीवोरस होलोजोइक कैसे हुए सर? वो तो अपना न्यूट्रिशन, फोटोटाइप न्यूट्रिशन लेते हैं सर। फोटोटाइप? कौन सा फोटोटाइप? सर इन्हें लगा होगा ना प्लांट्स की बात है यहाँ पे। नहीं नहीं बेटा, वो Yes, ये sir. दैट वो अलग है, वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है। ये मोड्स हैं कि वो किस तरह से इनटेक करते हैं और उसको डाइजेस्ट कैसे करते हैं और क्या खाते हैं, वो चीज है बेटा यहाँ पे। समझ आ गया सर, गलती से मैंने कुछ और सर, कोई सर, बात नहीं, omnivorous- गलती से होना चाहिए, गलती होनी चाहिए। हम जितनी गलती करते हैं उतना हम सीखते हैं, ये चीज ध्यान रखना हमेशा। Yes, sir. अगर किसी Sir, ने गलती नहीं omnivorous- की, कोई कहता है सर, कि मैं मैं गलती नहीं करता या गलती नहीं करती, तो उसने यानी कि सीखा नहीं है ठीक से फिर।
Yes. तो गलती Yes. करनी जरूरी है। सर जो आज की क्लास में हो रहा है सर वो भी आएगा कल के टेस्ट में? चिंता मत करो, कल का टेस्ट आपको पूरा होता होगा, क्योंकि आप लोग इतने अच्छे से पढ़ रहे हो, जहां तक पढ़ रहे हो टेस्ट वहीं से मिलेगा आपको, एक भी एक्स्ट्रा सर क्वेश्चन कौन मुझे से पूछना टॉपिक था तक कि ये जो आएगा? आज की क्लास है इसका भी आएगा बिल्कुल मतलब आएगा, इसमें? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा आज की क्लास का। सर सर टॉपिक बता सर दो इसलिए कहाँ मुझे तक आएगा? मुझे आगे चलने दो, जहां तक कराऊंगा वहां तक आएगा, नहीं तो कल फिर सर आपको सर एक सर चीज पूछनी है पूछो। सर, टोटल कितने सर क्वेश्चन आएंगे? टोटल बेटा स्पेसिफिकली अगर मैं बायो के बोलूं तो 20 तो मिलेंगे आपको कम से कम बायो के। सर तो पूरे सेट में बेटा वो चीज देखो, सर ये आप टेस्ट इसी कैसा तरह होता से, है सर? मैंने दिया नहीं, तो सर थोड़ा बहुत बता दो उसके बारे में टेस्ट बेटा का। ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, और ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा आपने जो भी अभी तक पढ़ा है ना, जैसे मैं स्पेसिफिक बायो की बात करूं, देखो मुझे नहीं पता कि आप लोग फिजिक्स में लाइट पढ़ रहे हो या इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो, मुझे नहीं पता, ठीक है। आपने लाइट या इलेक्ट्रिसिटी जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो एक्स वाई जेड, आपने उसमें कहां तक पढ़ा, जहां तक पढ़ा है वहां तक आएगा। हम लोग बायो में पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने बायो में न्यूट्रिशन कंप्लीट किया, हम लोगों ने बायो में प्लांट्स कंप्लीट किया है न्यूट्रिशन से रिलेटेड, और थोड़ा सा हम लोग ह्यूमंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं, अगर आप लोग मुझे इजाजत दो कराने सर की। जैसे सर आप सुनो, बताते हो बीच बीच में। हाँ, और वहां तक 20 क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किए हैं, और आपको वही मिलेंगे जो आप लोगों ने पढ़ा है, ये चीज ध्यान रखना। सर उससे मतलब कि ज्यादा हार्ड तो नहीं होता ना? अरे आपको आता है भाई, हार्ड कुछ नहीं होता, आपको आता है सारा, चिंता ना करो। सर नहीं फर्स्ट टाइम दे रहे हैं ना तो डर लग रहा है। बेटा एक बात सुनो, अगर नहीं आता होगा तो सीख लेना, खत्म बात। यस सर। यस सर। सीखने ही तो बैठे हो यार, सीखने में डर कैसा? गलती नहीं, अभी बताया 2 मिनट पहले कि गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? गलती करनी जरूरी है बेटा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जानबूझ के गलती करोगे, सर ने कहा है गलती करो तो गलती करते रहो जानबूझ के, वो नहीं, गलती करो बिल्कुल। अभी किसी बच्चे ने बहुत हल्की आवाज में बोला था, सर मैंने गलती से पूछ लिया। अरे पूछो भाई, गलती से पूछना जरूरी है, तभी तो सीखोगे। सर मैं बायो के टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं हूँ। बायो के टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं हूँ, कोई बात नहीं, आप मैम को मैसेज कर देना, वो ऐड कर देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी नंबर है आपके पास ऑफिस का, वहाँ पे आप तो यहाँ पे हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस की बात करी है। सर ओमनीवोरस होने के लिए सिर्फ हर्बीवोरस और कार्निवोरस होने की जरूरत है, या फिर सर इंसेक्टिवोरस भी होना चाहिए? इंसेक्टिवोरस फिर अलग होगा, जैसे आप कई इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में बात सर करते हो। इंसेक्टिवोरस कार्निवोरस में नहीं आ जाएगा? वो उसी में आ गया एक तरह से, हम वही उसी के ऊपर आ रहा हूँ, क्योंकि आप देखते हो कि कई जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं आपके, अब वो किसको खा रहे हैं? वो इंसेक्ट्स को ही तो खा रहे हैं। और कई वो ऐसे होते हैं, आपने जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप का आप लोगों ने नाम सुना हो, है ना? तो वीनस फ्लाई, तो वो क्या करते हैं, आप मान लीजिए उस जो एक तरीके से फ्लैप की तरह होता है वीनस फ्लाई, जो फ्लाई ये सर पिक्चर प्लांट जैसे होता है। पिक्चर प्लांट जैसा है ना, कि आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह से उसके ऊपर एक इस तरह से होता है वो, और यहाँ उसके ऊपर एक फ्लैप होता है। अब कोई भी एनिमल जो मान लीजिए कि अगर वो यहाँ कई इसमें अंदर एंजाइम्स होते हैं, कई एसिड्स होते हैं, कोई भी एनिमल जो है मान लीजिए रेट ही क्यों ना हो, वो यहाँ पर आ गया, वो गलती से वो नीचे चला गया, तो फ्लैप जो है वो बंद, और उसके बाद जब तक उसका डाइजेशन नहीं होगा कंप्लीट तब तक ये खुलता नहीं है। देखा आप लोगों ने, कभी सुना है ये चीज? सर हमने पढ़ा है इसके बारे में पूरा पिक्चर के अकॉर्डिंग। चलिए मैं कोशिश करूंगा कि एक बढ़िया सी स्लाइड्स एक आप लोगों के लिए लेके आऊं, कोई बढ़िया सी वीडियो आपके लिए लेके आऊं, जिसमें हम बहुत अच्छे से इसको समझें, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कोशिश करूंगा, ठीक है? बाकी होता यही है इसके अंदर। और पता है बड़े चालाक होते हैं ये प्लांट्स, ये बहुत ही चालाक होते हैं, चालाक इन द सेंस कि इतने खतरनाक होते हैं कि मान लीजिए कि अगर इसके बराबर में कोई पेड़ है और पेड़ से कोई लीफ जो है वो फॉलो अप होकर यहाँ पे आ गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बंद हो जाएगा, ये पता नहीं नेचर में बंद नहीं होता, ये बंद नहीं होता। और आप मान लीजिए आप इसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं यहाँ खड़े होके, कि आप इसके जो यहाँ हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं आप उनको छेड़ रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो इतना आसान नहीं कि एकदम से बंद हो जाए। ये नेचर ने इस तरह का कमाल का बनाया है इसको, या बॉडी में इस तरह के सिस्टम है इसके, कि ये आसानी से ऐसे बंद नहीं होता किसी के भी पास। तो जब बॉडी के अंदर यहाँ अंदर तक कुछ जाएगा इसके अंदर, तभी इसके एंजाइम्स, जब एंजाइम्स अलाउ करते हैं, रिएक्शंस होती है, तभी वो फ्लैप जो है वो बंद होता है। खैर ये तो एक बात रही, आगे चलते हैं, नहीं तो क्वेश्चन कल गलत कर दोगे, बता रहा हूँ मैं, आगे चलने दो, फिर नेक्स्ट क्लास है, नहीं तो फिर 5:30 वैसे ही हमें ऑफ करना है। चलिए तो बेसिक स्टेप्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। इंजेशन का मतलब सिंपली बच्चे इनटेक करना फूड को, और ह्यूमन की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन जो है वो माउथ से इनटेक करता है। कैसे करता है, क्या होता है, उसको आगे प्रोसेसिंग में पढ़ेंगे।
और जो डाइजेशन का मतलब सिंपली अगर आसान शब्दों में कहूं तो एक कॉम्प्लेक्स सर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर उसको ब्रेक करना है, ये चीज हम लोग डाइजेशन कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर। बिल्कुल। तो बहुत सी मैकेनिकल और जो आपकी मैकेनिकल और केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो इस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर मॉलिक्यूल बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि बहुत सी आपकी मैकेनिकल और केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो इस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल बनाने में अपना ब्रेक डाउन करती है, अपना रोल प्ले करती है। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है बेटा मूवमेंट होना डाइजेस्टेड फूड की, या और आसान शब्दों में कहूं कि आपके फूड में बहुत से कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बहुत से फैट्स हैं, बहुत से प्रोटीन्स हैं। अब बॉडी क्या करती है? आपका स्टमक हो या इंटेस्टाइन हो, वो उसमें से उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन। कि जितने भी जो न्यूट्रिशन इसमें से निकल रहे हैं, चाहे वो कार्ब्स हो या फिर वो प्रोटीन्स हो या फिर वो फैट्स ही क्यों ना हो, इन सभी को यहाँ से न्यूट्रिशन को लेके एक्स्ट्रा आगे बढ़ा देती है, आगे बढ़ा देती है प्रोसेस को। वेरी गुड बेटा। एसिमिलेशन का मतलब होता है आपकी बॉडी में अल्टीमेटली हमें करना क्या है? हमारा टारगेट है कि भाई सेल्स कहूं या फिर मैं कहूं कि टिश्यूज तक पहुंचना, आपके जो न्यूट्रिशन है उनका सेल्स या टिश्यूज तक पहुंचना। बट ये सेल्स और टिश्यूज तक इसका रीच करना ही एसिमिलेशन की प्रोसेस कहलाता है। एसिमिलेशन मींस यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। यूटिलाइजेशन ऑफ फूड का मतलब क्या है भाई? हमारी बॉडी में किसको यूटिलाइज करना है? हमारी जो सेल्स हैं, हमारी जो टिश्यूज है, उनको यूटिलाइज करना है। किसको? उस न्यूट्रिशन को जो डाइजेशन की प्रोसेस से निकल रहा है, फूड लेके उससे एनर्जी बनाएगी, ऑक्सीजन वगैरह। बिल्कुल, ग्रोथ एंड रिप्रोड्यूस। सर एब्जॉर्प्शन और असिमिलेशन में डिफरेंस क्या होगा? एब्जॉर्प्शन का मतलब है बेटा जो आपका फूड है उसमें से एसेंशियल न्यूट्रिशन का निकलना, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गए, जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, जैसे कि फैट्स हो गए, ठीक है। और एसिमिलेशन का मतलब है अब जो प्रोडक्ट्स बने हैं, ये जो निकले हैं प्रोसेस के, सिंपल सी बात, उसका सेल्स और टिश्यूज तक पहुंचाना, तभी तो यूटिलाइजेशन कहलाएगा वो, कि भाई सेल्स तक एनर्जी पहुंच गई, टिश्यूज अब काम कर सकते हैं। तो ये यानी कि कार्ब्स, प्रोटीन और फैट जो वहां तक पहुंच गए हैं, अब हम काम कर सकते हैं, अब एनर्जी मिल गई बॉडी को। समझ रहे हो? तो दैट इज कॉल्ड द यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। बट इजेशन का मतलब सिंपली जो प्रोसेस हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हमें देखने को मिलती है कि जितना भी जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल बना है उसको बॉडी से बाहर करना, उसे बाहर का रास्ता दिखाना, एक्सक्रीट करना, एक्सक्रीट आउट करना, ठीक है जी। तो ये प्रोसेस हमारी हो गई इजेशन की प्रोसेस, ठीक है। तो क्या बोलता है कि गेटिंग रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल, दैट इज कॉल्ड इजेशन। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रोसेस को यूज करते हैं, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द सोर्स ऑफ कार्बन फ्रॉम वेयर द फूड इज टेकन। भाई अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे आप ग्रीन प्लांट्स ले लो, चाहे वो आप हार्बीवोरस ले लो, चाहे आप बच्चों कार्निवोरस ले लो, सबकी अपनी अलग अलग न्यूट्रिशनल वैल्यू है कि नहीं है? आप जो खाना खा रहे हो घर में, आप चपाती खा रहे हो, राइस खा रहे हो, पल्सेस खा रहे हो, वहीं जंगल में एक बैठा शेर भी है, वो भी तो खाना ले रहा है, वो भी अपना भोजन बना रहा है। किसको? वो अपना फूड बना रहा है, किसको? एक हिरण को। उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू अलग है, आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू अलग है, आपकी कैलोरीफिक वैल्यू आपके फूड से आपको अलग मिलेगी, शेर को अलग मिलेगी। शेर की बॉडी में प्रोसेसिंग अलग तरह से होगी, आपकी बॉडी में उस फूड सर प्रोसेसेस यही सेम रहेंगे। सुनिए प्रोसेसेस का मतलब है मेरा कि कुछ प्रोसेसेस टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है, कुछ प्रोसेसिंग जल्दी हो सकती है। एनसीईआरटी में एक लाइन भी आगे बताऊंगा इस प्रोसेसिंग से रिलेटेड कि क्यों जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन लार्जर होती है। यस सर, ठीक है। क्यों उसको इंजेस्ट करना आसान नहीं होता जो हर्बीवोरस होते हैं, जबकि जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो जल्दी उसको डाइजेस्ट कर देते हैं और जल्दी बॉडी में एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो जाती है और जल्दी एसिमिलेशन हो जाता है। सर इजेशन और एक्सक्रीशन में डिफरेंस क्या है? भाई इजेशन जो है यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी प्रोसेसिंग हो रही है, देखिए डाइजेशन से, जबकि एक्सक्रीशन में आपके जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, एक्सक्रीशन में जो आपके नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो उनका प्रोडक्ट होता है, चाहे वो स्वेट कह लो या फिर वो यूरिन कह लो या फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड कह लो। जबकि इजेशन की एक्सक्रीशन तो ह्यूमंस में भी होता है और इजेशन भी होता है, तो उसका डिफरेंस समझा नहीं मैं बेटा, दोबारा पूछो सर एक बार। सर जैसा आप जरा वो बता दो एक्सक्रीशन जो होता है वो नाइट्रोजन वेस्ट का इजेक्शन होता है, तो फिर सर एक्सक्रीशन तो ह्यूमंस में भी होता है।
बेटा दोनों प्रोसेस अलग अलग है ना। इजेशन की जो प्रोसेस है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है ना। वहां आप जो ये जो फूड इनटेक कर रहे हो पूरा का पूरा, ये आपका ब्रेक डाउन हो रहा है सारा, जितने भी जो आप प्रोसेसिंग कर रहे हो। जबकि एक्सक्रीशन जो है वो एक अलग जगह हम कह सकते हैं देखने को मिल रही है हमें। जैसे तो कि दोनों एनएस में ही तो देखने को मिलेंगे हमें। कहाँ पे? एक्सक्रीशन, एक NS। एक्सक्रीशन जो होता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होता है आपका, ये एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होता है आपका जितना भी, ये आपकी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के ऊपर डिपेंड करता है। इजेशन जो होता है आपका एक तरीके का, हम इसको जो भी, ये वर्ड क्या है यहाँ पे, अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है। और जबकि एक्सक्रीशन जो होता है ये आपका, मैंने क्या वर्ड बोला अभी, ये आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस से निकलता है। ये आपका मेटाबॉलिक प्रोसेसेस से जो वेस्ट निकलता है ये वो होता है। ओके सर। ठीक है, ये सबसे मेन डिफरेंस होता है इन दोनों के अंदर। बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो मैं सबसे पहला यही बताता हूँ। ठीक है सर, वो मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है? बेटा मेटाबॉलिक वेस्ट जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी आपकी बॉडी का एक वेस्ट होता है जो नाइट्रोजनस वेस्ट से निकलता है। यस सर। जैसे आपने बेटा सर यूरिन का फॉर्मेशन आप पढ़ोगे आगे बेटा, यूरिन सर, स्वेट और बेटा स्वेट होता है। ठीक है बेटा, ये दोनों जो ऊपर वाले हैं ना, ये आपकी बॉडी के दो मेजर वेस्ट होते हैं, CO2 और यूरिन। आपकी बॉडी के दो मेजर वेस्ट में से एक है, बहुत सारे वेस्ट है लेकिन ये दोनों आपकी बॉडी के दो सर जिन्हें सर जल्दी से जल्दी बाहर निकाल दे, जितने होता तो है बेटा, ये चीज होती है। एक बार जरा डिफरेंस बेटा आपकी ब्रेक हो रही है वॉइस, दोबारा पूछो बेटा, क्या बोल रहे हो? सर आप डिफरेंस जरा एक बार दोबारा बता दो सर, इजेशन और एक्सक्रीशन। सर लीव हो गई। हाँ जी, मैंने कहा कि आपका जो इजेशन की जो प्रोसेस है, ये डिस्चार्ज अनडाइजेस्टेड, जो भी लेफ्ट ओवर है, जो भी आपका बचा हुआ है मटेरियल, वो होता है आपका जितना भी जो आप इजेशन के बारे में बात करते हो। ठीक है, जो आपके फूड से मिला है, जो आपके गट्स से रिलीज हो रहा है, जो आपके एलिमेंट्री कैनाल से बन के आ रहा है। जबकि एक्सक्रीशन जो होता है वो आपका, कहां बोला था मैंने, मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं आपके, वहां से रिलीज होता है। बच्चों एक चीज और हम यहाँ पे जो अभी हमने बात की कि अभी बच्चे यहाँ पे मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है? बेटा मेटाबॉलिक वेस्ट जैसे आपका CO2 हो गया, यूरिन हो गया, स्वेट हो गया, ये सारे आपके इस तरह के वेस्ट मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं। सर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस में एज बाय प्रोडक्ट निकले। यस सर, बिल्कुल ठीक है। और इनके सर इसमें सर ये भी बोल सकते हैं कि इजेशन में सॉलिड होता है वेस्ट मटेरियल। हाँ बिल्कुल, देखो नहीं, इजेशन में होते हैं ना कई बार सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म में। यस सर, और एक्सक्रीशन में लिक्विड होता है या फिर गैस सर, मतलब गैस होता है ना। और एक चीज और देखो, इवन आप और डिफरेंस करना चाहो तो आप बॉडी पार्ट्स के बिहाफ पे भी डिफरेंस कर सकते हो बच्चों, कर सकते हो नहीं कर सकते? दोनों में अगर आप डिफरेंस कर रहे हो तो आप बॉडी पार्ट्स के बिहाफ पे भी इनमें डिफरेंस कर सकते हो। कैसे करोगे? जैसे कि अगर मैं इजेशन की बात करूं तो इजेशन कहां से होता है? थ्रू द एनस, ठीक है। और समटाइम माउथ से भी। ये जो प्रोसेस है कई बार माउथ से भी होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम एनस से हमें देखने को मिलता है। सर माउथ से इन द फॉर्म ऑफ वॉमिटिंग बेटा होता है ना कई बार। भाई वॉमिटिंग क्या है बच्चों? वॉमिटिंग क्या होती है? जब आपको कभी खाना पचता नहीं है, साधारण भाषा में जब आपका फूड आपको डाइजेस्ट हुआ तो वो बाहर निकल गया, यही होता है ना। कई बार आपका सर वो भी मेजर वेस्ट है। नो वो मेजर वेस्ट नहीं है। मेजर वेस्ट हम वो कहते हैं बेटा, मैंने मेजर वेस्ट जो लिखा बेटा, मेजर वेस्ट उसको कहेंगे जो आपकी बॉडी में थोड़ी देर भी रुके ना, बहुत ज्यादा देर तक रुकना सही नहीं है। इवन आप देखो ना, कार्बन डाइऑक्साइड हम कंटिन्यूअसली बाहर छोड़ते रहते हैं। आप देखिए यूरिन एक ब्लैडर में जाके शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए स्टोर हो जाता है, और जैसे ही वो स्टोर होता है तो वहां से नर्वस सिस्टम के थ्रू ब्रेन में मैसेज जाता है और हमें कहते हैं कि भाई ब्लैडर को खाली करना है, चलिए यूरिन एक्सक्रीट आउट कीजिए। यस सर, आप ज्यादा उसे रोकना भी नहीं चाहिए वरना बर्स्ट आउट हो जाता है। बिल्कुल, और वो जाके आपकी फिर स्लोली किडनीज को हार्म कर सकता है। अगर आप ज्यादा देर तक ब्लैडर पे प्रेशर डालेंगे तो वो आपके लॉन्ग टाइम के लिए, वो आपके किडनीज के लिए ठीक नहीं है।
ठीक है। यस सर, तो और सर उसमें जैसे हमारे बैक्टीरिया भी यूरिन से एक्टिविटी हो सकती है। क्या बेटा, क्या हो सर सकती है? बैक्टीरिया और माइक्रो हाँ ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल वो टॉक्सिक है, आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिक है वो, इसलिए हम बाहर कर रहे हैं उसको। टॉक्सिक नहीं होता तो हम उसको स्टोर करके रखते हैं, वो आपकी यस बॉडी का सर। सर टॉक्सिक है। हमारे यस यूरिन के लिए एक्सक्रीशन होता है हमारे बॉडी में, तो हमारे फेकल मैटर के लिए कौन सा प्रोसेस होता है? किसके लिए बेटा? सर फेकल मैटर के लिए। फेशियल मैटर के लिए आप इजेशन की प्रोसेस है ना, एनएस के थ्रू जो हो रही है, लार्ज सर इंटेस्टाइन आपने एक पार्ट है ना, CO2 के नीचे क्या लिखा है? मतलब कि सर हम इसको ऐसे भी डिफरेंशिएट कर सकते यूरिन हैं फिर तो कि इजेशन हमारा फेकल मैटर के लिए यूज होता है और होता है, एक्सक्रीशन जो होता है वो हमारे यूरिन के लिए। बिल्कुल ठीक है। सर एक बार एब्जॉर्प्शन बता देंगे? हाँ जी बिल्कुल, जो मूवमेंट हो रही है आपके डाइजेस्टेड फूड की बेटा, जिसमें आपने बोला कि कार्बोहाइड्रेट बना, आपका प्रोटीन बना, फैट बना, आपके फूड से सारी चीजें निकल रही है, उसी को उसका एब्जॉर्ब करना, बॉडी उसको निकाल रही है, आपके फूड से न्यूट्रिशन निकाल रही है, उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होना। ओके सर। ठीक है बेटा, मेरे को सिर्फ 1 मिनट देना, सिर्फ 1 मिनट चाहिए, 1 मिनट लूंगा बस। सर एक बार जरा लास्ट पॉइंट बता दो, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल बता रहा हूँ बेटा, बस 1 मिनट चाहिए बस। हाँ जी, अब पूछिए जरा। आइए बच्चों, लास्ट पॉइंट जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो यस है वो सर। यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस को। भाई जैसे कि मैंने शेर का एग्जांपल दे दिया, मैंने आपको एक तरफ आपका एग्जांपल दे दिया कि आप घर में किस तरह का फूड ले रहे हैं। अब बेटा जो भी हम फूड लेते हैं वही तो हमारे न्यूट्रिशनल वैल्यू डिसाइड करते हैं। आप कुछ भी खाइए, मैंने उस दिन भी बताया था, आप कुछ भी खा रहे हैं उसी से आपको न्यूट्रिशन मिल रहा है, आपका फूड है। आप चाहे एक बर्गर खाइए, आप चाहे राइस खाइए, चपाती खाइए, आपको उसी से न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलनी है आपकी। तो जितनी भी तरह के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों, वो डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस को यूज करते हैं और उन्हीं के ऊपर डिपेंड होता है उनके आगे का सोर्स ऑफ कार्बन भी, जहां से वो फूड को इनटेक कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था ना कि बच्चों जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं सर वो वॉइस ब्रेक हो CO2 रही है को अपना एक्चुअली। कार्बन का सोर्स बनाते हैं। बोलो 1 मिनट। अभी मेरी आवाज आई बेटा? अभी मेरी यस सर, आवाज आई? क्लियर है। यस सर। बेटा यस हमने सर। जैसे उस दिन बात, बेटा पहली क्लास में हमने बात की थी ना, ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं बच्चों, तो ऑटोट्रॉफ्स बच्चों अपना कार्बन का सोर्स कहां से ढूंढते हैं? CO2 से। बोलो यस और नो। यस सर। अरे ढीले कैसे पड़ यस गए सर। भाई, बोलो यस और नो। यस सर। हाँ आवाज नहीं आ रही, बोलो बिल्कुल। तो अब दूसरी तरफ बेटा, जैसे जो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं बच्चों, ये जो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं ये कहां से अपना कार्बन का सोर्स ढूंढते हैं? भाई ये जो अपना कार्बन का सोर्स ढूंढते हैं वो इनसे ढूंढते हैं, ऑटोट्रॉफ से। यस सर, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। यस सर, वो उस पे डिपेंड होते हैं। बिल्कुल। तो बेटा लास्ट पॉइंट में यही बताया गया है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस as it depends upon the source of carbon from where the food is taken। जहां से भी लिया जा सर रहा हम है क्यों नहीं ले पाते CO2 से कार्बन? बेटा हमारी बॉडी, सर यहाँ पे सोर्स ऑफ कार्बन क्यों लिखा हुआ है? बेटा कार्बन एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, मैंने बताया था आपको। आपकी बॉडी में अब चाहे यस सर आपने। बिल्कुल कोई भी चेन ही क्यों ना हो, चाहे वो अब तक छोटा सा मॉलिक्यूल ले लो यार, C6H12O6। मैं बहुत छोटे से एग्जांपल से शुरुआत करता हूँ हमेशा। आप इसी को ले लो, इसमें भी कार्बन है और कितना जरूरी है ये। आगे आप देखेंगे फर्दर ये जो ब्रेक डाउन होता है वो भी आगे कार्बन की फॉर्म में होता है। आप अपनी बॉडी में अमीनो एसिड्स की चेन देखेंगे। यस सर, आप बता देते कि कितने सारे वो कंपाउंड मिलके कार्बन से हमारी मिलके बॉडी बनते। भी 80% कार्बन से बनी है। कार्बन से बेटा, कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। सर तो मुझे इसी वजह सर से आपने लिखा सोर्स ऑफ कार्बन। सर आपने सर 5 लाख बताए थे ना?
नो मोर देन 50 लाख कंपाउंड्स बनाता है अकेला कार्बन। 50 लाख बताए थे, ध्यान रखिएगा। और आप अपनी बॉडी की, यार हमारी बॉडी बेसिकली क्या है, आप यही तो बताते हो लास्ट में कि सेल एटम से मिलकर बनके वो सेल बनती है, ठीक है, फिर टिश्यूज बनते हैं, फिर ऑर्गन बनते हैं। बेटा वो एटम क्या है बच्चे, वो एटम वही तो है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यही तो मेन एलिमेंट्स हैं जिससे हमारी बॉडी बन रही है। और इसमें सबसे ज्यादा कार्बन का हार्डेस्ट मटेरियल भी है नेचुरली। बिल्कुल, तो ये चीज आप ध्यान रखा कीजिए हमेशा, कार्बन इसलिए लिविंग के लिए बहुत जरूरी है। अभी किसी ने सवाल पूछा कि हम CO2 क्यों नहीं ले सकते। भाई हमारी बॉडी नेचुरली बनी कैसे है, एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी अलग होती है। हम CO2 नहीं ले रहे, हम कार्बन ले रहे हैं। एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी हमेशा अलग होती है और एक कंपाउंड की प्रॉपर्टी बदल जाती है। ये चीज तो आप लोग जानते हो ना? बोलो ये चीज जानते हो नहीं जानते? सबकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। बिल्कुल। अभी कुछ सर से कोई केमिकल रिएक्शन। बिल्कुल, अभी किसी ने कुछ पूछा था कि सर जैसे कि मैं पूछ रहा था सर, जैसे ऑटोट्रॉप CO2 से कार्बन ले सकते हैं तो हम क्यों नहीं ले सकते? बेटा हमारी बॉडी उस तरह से डिजाइन नहीं है। आपकी बॉडी में CO2 जा रही है जब आप इनहेलेशन कर रहे हो, लेकिन बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती उसको। हमारी बॉडी में कई ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो ऑक्सीजन को तो ट्रैप करके सर इस वजह से एक्सेप्ट नहीं कर रही ना, क्योंकि ये मेजर वेस्ट है। वेस्ट तो बन रहा है ना, मेटाबॉलिक वेस्ट है हमारी बॉडी का ये, और वहां रेस्पॉन्सिबल है उन ग्रीन प्लांट्स के अंदर उनका फूड मैन्युफैक्चर करने के लिए। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हम मैंने अभी वही चीज बताई ना मैंने कि कंपाउंड की प्रॉपर्टी एक अलग होती है और एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी अलग होती है बच्चों। CO2 की अपनी अलग प्रॉपर्टी हमारी बॉडी के लिए, जबकि प्लांट्स की बॉडी के लिए CO2 की प्रॉपर्टी कुछ और है। कार्बन की प्रॉपर्टी हमारी बॉडी के लिए कुछ और है। कार्बन कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाता है, लंबी लंबी चेन बना रहा है, प्रोटीन्स की चेन हो, फैटी एसिड्स की चेन हो, प्रोटीन्स की चेन हो, कार्बोहाइड्रेट्स की चेन हो, अलग ग्लूकोज अमीनो एसिड। क्या बेटा? नथिंग सर। तो वो चीजें हमारी बॉडी के अंदर चल रही है, लेकिन हम CO2 को दूसरी तरफ कॉन्टिन्यूसली जो है अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू उनसे बना रहे हैं और उसको बाहर कर रहे हैं। एक फ्लाइट से अंदर जा रही, दूसरी फ्लाइट से CO2 बाहर। जरूरत ही नहीं है बॉडी को, अगर वो रुकेगी तो बहुत सारे थोड़ी ही देर में कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में जो है डेथ तक हो सकती है उसके रुकने की वजह से। तो वो टॉक्सिक है, तो उसको एज अ टॉक्सिक ही रहेगी हमारे लिए। और ये चीज समझ आई नहीं आई? यस सर, यस सर। अगला जो हम देखते हैं सेप्रोट्रॉपिक, मेरे को थोड़ी सी अपनी बात पूरी करने दो, नहीं तो कल फिर एग्जाम में बोलोगे कि सर ने बोला था कि जहां तक पढ़ा है वहां तक आएगा, और देखो क्वेश्चन ये वाले आ नहीं रहे हमें। तो क्वेश्चन पूछते रहना, उसमें कोई वो नहीं है। देखो सेप्रोट्रॉपिक आप लोग पढ़े हैं, ये भी आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़े हैं बच्चों, जो जिनको हम एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन, दे आर आल्सो कॉल्ड एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन। एंड क्योंकि इसमें जो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन the food material outside the body and then absorb, जिसमें आप फंगस आप इनको बोल सकते हो, कई यीस्ट होते हैं। यस सर, बॉडी के बाहर ही ब्रेक डाउन कर लेते हैं, ब्रेक डाउन कर लेते हैं। बच्चों कोई बैक्टीरियाज भी ऐसे होते हैं जो सेप्रोट्रॉफिक होते हैं नेचर में, जानते हो ना? कई बैक्टीरियाज भी होते हैं जो डेड ऑर्गेनिजम्स को बेसिकली अपना फूड बनाते हैं, ये भी हम मानते हैं, वो भी सेप्रोट्रॉफिक एक तरीके का या सेप्रोफाइटिक होता है। सवाल पूछिए, कोई पूछ रहा था? सर मेरे को ये पूछना है कि सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है, अभी आपने क्या बोलता है, इसको क्या कहते हैं? और सेप्रोफाइटिक। सर ये सेकंड टाइप है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। हाँ ये सेकंड टाइप है। इसमें हम पढ़ेंगे अभी हेटेरोट्रॉपिक में होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, मिक्सोट्रॉपिक भी एक होता है। यस सर। पहला होलोजोइक था, पहला होलोजोइक था, फर्स्ट वाला होलोजोइक था बच्चों। सर सेप्रोफाइटिक में सर कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं? बेटा बैक्टीरियाज तो बच्चे बहुत तरह के होते हैं। बैक्टीरियाज की अगर मैं बताऊं तुम्हें, तो बैक्टीरिया तो बेटा अपने आप में एक पूरा का पूरा किंगडम है। किंगडम सर नहीं, सेप्रोफाइटिक में कौन से आते हैं, थोड़े से एग्जांपल? सेप्रोफाइटिक में आपके कई सॉल्टी भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि इनकी अपनी अलग अलग रेंज होती है। तो सबके साथ बैक्टीरिया के साथ ये है कि सबकी अपनी अलग अलग रेंजेस होती है, ठीक है। रेंजेस का मतलब मेरा यहाँ पे क्या है, रेंजेस का मतलब मेरा ये है यहाँ पे कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में हमें डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया जो है वो देखने को मिलते हैं। बात समझ आ रही है मेरी? यस सर। कई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं आपके जो, हाँ कई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं आपके कि एरोबिक कंडीशन में भी मिल रहे हैं, कई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एनारोबिक कंडीशंस में भी मिल रहे हैं देखने को। यस सर।
तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे ज्यादातर जो हम लेते हैं तो वो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर जब आप सेप्रोफाइटिक की बात करते हो तो फंगस जैसे कि मशरूम हो गए, यीस्ट हो गए, इस तरह से हमें देखने को मिलते हैं। फंगस हो, हाँ फंजाई हो गए। सर ऑर्गेनिक कंपाउंड सर ये समझ नहीं आया। सर ये नहीं समझ आया कि वो फूड को बाहर ही ब्रेक डाउन कर रहे हैं, बॉडी के बाहर, बॉडी के अंदर नहीं जा रहे, उनका मतलब ये है कहने का। सर फंजाई जैसे कि हमारे डिके ट्रीज की स्टेम पे लगता है, तो वहां पे उसका बाहर ही कैसे डाइजेशन, मतलब उसका डाइजेशन तक का प्रोसेस बाहर हो रहा है। हाँ, इसकी बॉडी में जो एंजाइम्स है ना वो उसको वहीं खत्म कर देते हैं, वहीं उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। ओके सर, मतलब कि इनमें हमारा डाइजेशन जो होता है वो बाहर होता है और जो हमारा फिर एसिमिलेशन होता है, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन अंदर होता है। हाँ ठीक है, क्योंकि सर ये डाइजेशन भी करते हैं। बेटा प्रोसेस तो पूरी हो गई ना, क्योंकि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमें देखने को मिल रहा है, ये प्रोसेसिंग हमें देखने को मिलती है इनकी बॉडी में। इस तरह के जो आप स्टेप्स पढ़ रहे हो वो देखने को हमें मिलते हैं, लेकिन ये जल्दी कर लेते हैं। सर एक बार जरा ये दोबारा समझा दो सेप्रोट्रॉफिक का। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से आप वहां कंप्लीट एक बेबी स्टेप्स के अंदर वो 5 स्टेप्स में प्रोसेसिंग होती है और स्लो प्रोसेस होती है, लेकिन उनके कंपैरिजन में यहाँ हमें ये थोड़ा सा जल्दी होती है प्रोसेसिंग जो इनकी बॉडी में देखने को मिलती है। ये इन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन का नाम भी देते हैं, क्योंकि जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं चीजों को। सर मतलब ये सिंपलर को अंदर लेते हैं तो सर इनका कुछ वेस्ट मटेरियल। सर एक बार जरा ये वाली लाइन समझा दो, सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी। तो अपनी बॉडी के बाहर, जैसे आपने देखा ना कि आपकी बॉडी में डाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो माउथ में हो रही है, स्टमक में हो रही है, इंटेस्टाइन में हो रही है, लेकिन इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं यहाँ पे जो भी एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रही है वो बॉडी के बाहर हो रही है। ब्रेक डाउन जो कर रहे हैं ये जो फूड का कॉम्प्लेक्स मटेरियल को, इनको भी तो सिंपलर में ब्रेक डाउन करना है, तो ये जो ब्रेक डाउन कर रहे हैं सिंपल प्रोसेस को, ये बॉडी के बाहर कर रहे हैं, आउटसाइड द बॉडी, और तब ये उसको जाके अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। यही प्रोसेस जो आप सारी प्रोसेसिंग आप देख रहे थे, डाइजेशन की हो या ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस हो, ये आपकी बॉडी में अंदर होती है। या इवन आप अमीबा भी देखोगे, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आप वहां भी देखोगे तो उसकी बॉडी में भी वो जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो अंदर की तरफ होती है, लेकिन इस तरह सर इनकी में बाहर होती है। देखो वही एक की लाइन है यहाँ पे। मतलब डाइजेशन बाहर होता है इनका, हम ये कह सकते हैं सिंपल में, हम ये कह सकते हैं कि डाइजेशन बाहर हो रहा है, उस ब्रेक डाउन होने को हम डाइजेशन बोल सकते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। तो बेटा इसके कुछ एग्जांपल जैसे फंगस हो गए, आपके ब्रेड मोल्ड्स हो गए, यीस्ट हो गए, मशरूम हो गए, ये आपको 2-4 एग्जांपल्स जो हैं इसमें याद रखने हैं। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट दैट इज इंपॉर्टेंट व्हिच इज पैरासाइटिक। भाई ये पैरासाइट जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले जो बच्चे हैं उसमें भी सवाल आता है। पैरासाइट्स को क्या चाहिए? एक्चुअली पैरासाइट्स होते क्या हैं? दे नीड अ होस्ट, इनको होस्ट चाहिए। अब ये होस्ट कोई भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ये आप भी हो सकते हैं। ये दो तरह के पैरासाइट्स होते हैं जो दो तरह से नेचर अपना शो करते हैं बच्चों। एक होते हैं आपके एंडोपैरासाइट्स, ठीक है, एक आपके होते हैं एंडोपैरासाइट्स और दूसरे एक आपके होते हैं एक्सोपैरासाइट्स। एक्सोपैरासाइट, बिल्कुल बच्चों, ये जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं बॉडी के अंदर सरवाइव करते हैं। एक्चुअली एक चीज और कि पैरासाइट्स को क्या चाहिए? पैरासाइट्स को दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, कौन बताएगा? वायरस, वायरस कहां से आ गया सर? होस्ट। बेटा वायरस लिविंग में नहीं आता सर, होस्ट एंड फूड। बिल्कुल सर, होस्ट। आज मेरा टैब परेशान कर रहा है। ठीक है, देखिए दो चीज चाहिए इनको, एक चाहिए इनको बच्चों शेल्टर, यस सर, और फूड, और दूसरी चीज चाहिए इनको फूड। ठीक है, तो फूड और शेल्टर की रिक्वायरमेंट होती है। अब एक्सोपैरासाइट्स आपके जो होते हैं जो बॉडी के बाहर रहते हैं, सर एक्सोपैरासाइट और सर एक्सोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट्स जो होते हैं वो पैरासाइट के एग्जांपल्स होते हैं ना, मतलब कि उसके टाइप्स होते हैं ना। उसको मैंने और ब्रेक कर दिया और टाइप्स में बांट दिया उसको। अब कभी आपका नाम क्या है? शगुन, शगुन नाम है, राइट? यस सर, शगुन, ठीक है। अब कभी होता होगा ऐसा कि जो शगुन जो थी वो बेचारी कभी 2-3 चपाती खाती थी, अब अचानक से क्या होने लगा, अचानक से ये हुआ कि उसकी भूख जो थी वो बढ़ गई। भूख बढ़ गई, बेचारी 2-3 चपाती से 8-10 चपाती एक बारी में खाने लगी। मम्मी परेशान, हैरान, और डॉक्टर के पास ले गई कि डॉक्टर साहब देखो जरा क्या हो गया इसके ऊपर, कि पता नहीं बहुत ज्यादा खाने लगी है ये, अचानक से क्या हो गया, एक बारी में 4-4 5-5 गुलाब जामुन खा जाती है, पता नहीं इसको क्या हो गया, ये तो मेरा भी खा जाती है खाना।
सो प्रॉब्लम क्या हुई उसके साथ, ये जब पता लगा तो पता लगा डॉक्टर साहब को कि भाई इसकी बॉडी में तो एंडोपैरासाइट्स हैं, और ये एंडोपैरासाइट्स गलती इसकी नहीं है, इसकी बॉडी में ये एंडोपैरासाइट जो थे किसी फूड के थ्रू या किसी चीज के थ्रू एंटर कर गए, इसको पता भी नहीं चला, और ये एंडोपैरासाइट जाके इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर छिप गए। अब इसको क्या पता लग रहा है कि अंदर इतनी भूख ज्यादा मुझे क्यों लग रही है, क्योंकि खाना तो कोई और खा रहा है। तो तो ये एंडोपैरासाइट्स क्या कर रहे हैं? हाँ जी, इसको हम अपनी जनरल लैंग्वेज में कहते हैं कि पेट में कीड़े हो गए हैं ना। वेरी गुड। सो नाउ द इन अ सिंपल वर्ड्स हम क्या बोलते हैं कि पेट में कीड़े हो गए। Yes, sir. कीड़े आर द टेपवर्म्स। देखो मैंने कितनी सुंदर स्लाइड लगवाई है आपके लिए बच्चों, ये क्या है, दीज आर द टेपवर्म। ये आपकी गट है, ये आपके लिवेंट्री कैनाल है, जिसके अंदर ये वर्म्स को आप आसानी से देख सकते हैं। आपको पता है, आपको जान के हैरानी होगी कि जब ये बड़े बड़े हो जाते हैं, जब ये बड़े बड़े हो जाते हैं तो ये फिशेस के साथ आपकी कई बार बाहर भी आ जाते हैं थ्रू द एनस। थ्रू द एनस जो है ये बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। यस सर, स्कूल में एक साल में एक बार दवाई मिलती है इन कीड़ों की। बिल्कुल नहीं सर, 6 महीने में एक बार देते हैं दवाई। भाई बिल्कुल, वो अब वो 6 में हो 1 में हो, डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हो जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, और इनका इलाज भी बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये एक तरीके के एंडोपैरासाइट्स हो गए बच्चों, जो बॉडी के अंदर शेल्टर और फूड ले रहे हैं। तो शगुन की बॉडी में अगर ये गए तो शेल्टर क्या हुआ, शगुन की स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो बेचारी वो खा रही थी, अब आइसक्रीम खाए या चॉकलेट खाए या गुलाब जामुन खाए या कुछ भी खाए, वो उसका फूड हो गया, राइट। तो ये हुए एंडोपैरासाइट। अब आपने लिसिस तो देखी है, लिसिस तो देखिए आपने, बॉडी में बालों में हो जाती है बच्चों, हेयर्स में ह्यूमंस के, तो वो हो गए एक्सोपैरासाइट। एक्सोपैरासाइट जो बॉडी के बाहर रहते हैं। यस सर, वो हो गए बच्चों उसका जू कहते शेल्टर, हैं, जो कहते हैं आसान भाषा में। और फूड वो क्या लेते हैं, आपकी बॉडी का ब्लड सक करते हैं बच्चों। ये इनकी एक खास बात होती है कि ये बॉडी में रह लेते हैं, और ये आपके होस्ट जो होते हैं उसको किल नहीं करते, उसको मारते नहीं, उसको कुछ नहीं कहते, बस चुपचाप बिठा रहे, अपना बैठे रहते, अपना खाते रहते, कुछ नहीं कहते उसको। तो इनके लिए एक और की लाइन आप लोग क्या रखेंगे कि ये प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, एनिमल्स पे और प्लांट्स पे विदाउट किलिंग देम, उनको बिना मारे ये अपना शेल्टर और फूड जो है वो लेते रहते हैं, ठीक है। सर अगर लंबे टाइम तक रहेगा तब तो नुकसान करेगा ना सर। बेटा लंबे टाइम तक पता है आपको, बच्चों के पेट में 1-2 साल तक ये टेपवर्म्स रहते हैं, कई बार पता ही नहीं लगता, इवन इस चीज का पता ही नहीं लगता कि एक्चुअली टेपवर्म्स हैं पेट में, ठीक है। कभी अगर किसी के साथ हुआ हो सर एक क्वेश्चन है सर, ये एक्सोपैरासाइट के भी सर मतलब कोई नुकसान ऐसा कोई नुकसान वगैरह बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन हाँ देखिए, अगर कोई चीज बहुत लंबे टाइम तक आपके पास है तो आप खुद ही उससे परेशान हो जाते हैं। सर वो हमारा न्यूट्रिशन ले रहे तो कहीं ना कहीं तो हमें नुकसान हो ही रहा है ना। यस सर, न्यूट्रिशन ले रहे, वही तो मैंने आसान भाषा में क्या समझाया कि शगुन की मम्मी परेशान, तो परेशान इन द सेंस क्यों कि इतना न्यूट्रिशन एक बारी में जा रहा है। वो मैं दूसरे न्यूट्रिशन से नहीं कह रहा कि भाई फूड बहुत ज्यादा कंजप्शन हो रही है, न्यूट्रिशन जा रहा है तो कंटिन्यूअसली इतनी सप्लाई जा कहाँ रही है, तो धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि वो आपको एकदम से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दें, क्योंकि वो एक स्लो प्रोसेसिंग के थ्रू जो है वो अपना धीरे धीरे रास्ता बनाते रहते हैं, अपने शेल्टर के अपना शेल्टर जो है वो बढ़ाते रहते हैं। बहुत स्लो प्रोसेस। सर मॉस्किटो पैरासाइट है, वो एक तरीके का पैरासाइट है, लेकिन वो अलग है, वो आपका अलग है, वो प्रोसेसिंग अलग होती है, क्योंकि वो ले तो रहा है, वो एक्चुअली शेल्टर नहीं लेता आपकी बॉडी में। वो आपने सुना है कि वो शेल्टर नहीं लेता, आपने सुना है कि कभी यार मेरे हाथ पे मच्छर रहता है और वो सारा दिन मुझे काटता रहता है, कभी ऐसा सुना है? नो सर वो घर में ले लेते हैं शेल्टर, वो घर में ले लेते हैं शेल्टर, ठीक है। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। बड़े अच्छी तरीके से अगर किसी के पास पेट्स हो तो पेट्स भी आपने देखे होंगे, पेट्स की बॉडी पे एक रेड कलर के थोड़े से कीड़े टाइप हो जाते हैं जिनको यस सर होते हैं, बोलते हैं टिक्स बोलते हैं। अगर किसी ने गाय भैंस डॉग्स देखे हो तो ये आसानी से आपके आसपास देखने को मिल जाते हैं, जिनको हम टिक्स का नाम देते हैं बच्चों, ठीक है। इनको हम बोलते हैं टिक्स, ये आपके टिक्स होते हैं जो एनिमल्स की बॉडी पे देखने को मिलते हैं, और ये टिक्स भी एक तरीके के एक्सोपैरासाइट्स होते हैं बच्चों। इसी तरीके से ये जो अमरबेल आपको दिख रही होगी फिगर के अंदर, एक जिफ में कसकटा आपको दिख रहा होगा, ये भी यस सर, पीपल के पेड़ के ऊपर, ये भी एक तरीके का एक इस पैरासाइट है, और ये न्यूट्रिशन जो है यहीं से, एक शेल्टर जो है यहीं से देता है, ठीक है। ऑर्चिड्स होते हैं, लीचीज होती हैं, ये भी उसके फर्दर एग्जांपल्स होते हैं। आई होप कि आपको ये चीज आसानी से समझ आई हो, डिफरेंस समझ आया हो। सर टेपवर्म्स वही थे ना जो हमारे स्टमक में होते हैं। सर लीचीज भी एंडोपैरासाइट आएंगे फिर एक्सोपैरासाइट? बेटा कई बार ये बाहर भी स्टिक हो जाते हैं ये बॉडी के,
ठीक है, तो एक्सो में रखेंगे। यस सर। बिल्कुल ठीक है। सर हमारे टेप वॉर्म जो होते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन में थे ना? बिल्कुल जी। सर ये लीचीज और लीस में डिफरेंस ये अलग है या फिर सेम ही है? बेटा हाँ, लीचीज अलग होते हैं बेटा, लीच अलग सर होते हैं, लीचीज तो थोड़े काले काले से होते हैं। लीचीज अलग होते हैं। आपने कभी कोई मूवी देखी हो, एक मूवी है जिसमें बहुत से स्टक होते रहते हैं बॉडी पे, खाते रहते हैं उनको। लीचीज देखिएगा, मैंने ब्लैक देखा कलर है जो होता है बॉडी में ब्लैक, stuck हो हाँ हाँ बिल्कुल चिपक जाते हैं, सर, मैंने देखा है वो खून पीते हैं। खून पीते हैं, ठीक है, तो यस वो सर, अलग और होता है। निकलता नहीं है बॉडी और से। लिसिस तो आपके जो ये तो हेयर्स में होती है। सर ओके सर। सर कोई ऐसा सर, मेरे पैरासाइट को- भी होता है जो ब्रेन को हार्म करता है? बेटा कई ऐसे होते हैं, नहीं आएगी ना इसमें क्या बेटा? सर? ज़ॉम्बी फंजाई आएगी कि नहीं इसमें? ये सर जो ज़ॉम्बी intestine फंजाई में- आएगी पैरासाइट में या नहीं? सर वो बेटा तो ज़ॉम्बी ट्रैफिक में आएगी ना? दोबारा बोलो, आवाज ब्रेक होके आ रही है, दोबारा बोलो। ज़ॉम्बी फंजाई हाँ, सर लिख दूं? किसमें लिखना है, एंडो में, एक्सो में? पूछ रहे हो कि आप बता रहे हो भी, क्या कर रहे हो? सर वो पूछ रहा है ज़ॉम्बी फंजाई आएगी पैरासाइट्स में या नहीं? ज़ॉम्बी एक तरीके से टॉक्सिन का काम ही करती है बॉडी में, वो होते तो हैं पैरासाइटिक फंजाई, वो भी लिख सकते हो आप, उसमें आते तो हैं पैरासाइट। सर जो ब्रेन में वो होती है एंडो सर, में। उसका एग्जांपल दे दो एक आधा। वो तो मार देती है थोड़े टाइम में। हाँ बिल्कुल, ब्रेन वाली भी ना, आपने देखा होगा कई पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो आपको बोलते हैं कि जो कॉलीफ्लावर वगैरह होती है इनके थ्रू भी बॉडी में एंटर कर जाती है, सुना है कभी किसी ने? यस वो भी एक सर, तरीके वो के पैरासाइट्स होते हैं। यस सर। सर ज़ॉम्बी कैबेज। फंजाई जो है वो हमारे एंडोपैरासाइट होगी, एक्सोपैरासाइट होगी? ज़ॉम्बी बेटा बॉडी के अंदर आंट्स के हो जाते हैं, आई गेस वो एंडो में आनी चाहिए, मैं कंफर्म नहीं हूँ अभी, आप लोगों को बताऊंगा उसका एग्जांपल, ठीक है? मे बी एंडो हो, ठीक है, अभी गलत नहीं बताना चाहिए, माइट भी वो एंडो में आए, बाकी उसको बताऊंगा मैं ज़ॉम्बी का। सर आपने ना सर टेप वॉर्म के टॉक्सोप्लाज्मा साथ, सर आपने टेप वॉर्म के साथ ना लाइन लेके एक एनएस लिखा है और एक और वर्ड लिखा है, वो क्या है? मैंने लिखा फेशियल मैटर के थ्रू कई बार बॉडी ओके। से बाहर आ जाती है, ओके सर। मैंने ये लिखा था, ठीक है? सर जो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई होती है वो ब्रेन में होता है ना पैरासाइट? बेटा कई हाँ एंडोपैरासाइट्स होते हैं वो कई, और बहुत लीथल होते हैं वो ह्यूमंस के लिए तो बहुत ज्यादा। कौन सा सर? जो ब्रेन में जाके आपके जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं जो ब्रेन में Yes, जाके, सर। उसका वो नाम हम क्या था सर? कौन सा नाम बताया तुमने अभी? सर टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, हाँ बिल्कुल होते हैं ये, और आपके कई वो भी होते हैं कई सर मॉड्यूल क्या? सिस्टिसेरोसिस भी होते हैं कई, तो ये भी कई तरह के होते हैं आपके एंडोपैरासाइट्स जो जाके स्पेसिफिकली ऑर्गन को डैमेज करते हैं, कई सिस्ट का फॉर्म करना, सिस्ट बना देते हैं कई तरह के आपके ब्रेन के अंदर, वो डायरेक्टली ब्रेन के लिए हार्मफुल होते हैं। सर कैबेज वाले यही होते हैं क्या? टेस्ट में तो यहीं तक ही आएगा। सर तो सर टेस्ट में तो यहीं पैरासाइट्स तक कब आएगा? टेस्ट में कोशिश तो की गई है कि पैरासाइट तक ही आए, बाकी अगर एक दो क्वेश्चन आपके अगर माउथ से रिलेटेड आए, माउथ के न्यूट्रिशन से, तो उसमें देख लेना। सर रैट्स भी आएंगे इसमें? किसमें बेटा? सर पैरासाइट में? ना ना ना, रेट्स कैसे आ जाएंगे बताओ? सर मेरे को पूछा था MOULDS, ये क्या है? मैंने सुना है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। सर ब्रेड मोल्ड्स होते हैं बेटा, फंगस होती है वो एक तरीके की ब्रेड। Yes, sir, molds. और सर जब हम एलिमेंट्री कैनल की बात करते हैं तो हम अपने पूरे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं ना? माउथ टू एनस। पर सर उसमें लिवर या फीमेल फिर मॉस्किटो को क्या ग्लैंड्स बोलेंगे? नहीं आते है ना सर? हाँ जी, सर इसोफेगस? सर एलिमेंट्री कैनाल में ग्लैंड्स नहीं आते ना? एसोसिएटेड ग्लैंड्स बोलते हैं हम उनके साथ। एलिमेंट्री कैनाल आपका पूरा माउथ टू एनस हो गया, ग्लैंड जो होती है वो आपकी एसोसिएटेड होती है उनके साथ। हम बोलते हैं कि आपके एलिमेंट्री कैनाल, आपका जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के साथ एसोसिएट होता है। सर फीमेल मॉस्किटो को क्या बोलेंगे? बेटा गट भी यही होता है, गट आपका डाइजेस्टिव ट्रैक ही होता है ये पूरा।
सर पूरा ना माउथ टू एनस। बिल्कुल, आपका जो एलिमेंट्री कैनाल की जो शुरुआत होती है ना, वो एक एंटीरियर ओपनिंग माउथ से होती है, और दूसरा जो उसका जो पोस्टीरियरली जो बाहर की तरफ ओपन होती है वो आपकी होती है एनस की तरफ। ओके सर मेरे को आपसे ये पूछना था कि फीमेल मॉस्किटो को क्या बोलते हैं? फीमेल एनाफिलिस। सर वो तो मॉस्किटो का टाइप है ना, मतलब कि टाइप हो जैसे, गया। तो मॉस्किटो में हम बेसिकली मेल और फीमेल दोनों को लेते हैं मतलब। हाँ ठीक है सर। ओके सर। सर आप ये भी पढ़ा होगा मिक्सोट्रॉफिक अभी? बस आपको इतना सा एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि मिक्सोट्रॉफिक आपके वो एलिमेंट उस तरह का न्यूट्रिशन होता है इसमें बेटा, जिसमें आपके दोनों तरह के न्यूट्रिशन जो है वो शो सर करते इसमें हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे? आप एक बेस्ट एग्जांपल ध्यान रखिएगा यूग्लेना का। यूग्लेना का सर ये रहेगा। और आप बेस्ट एग्जांपल यूग्लेना ध्यान रखिएगा, वैसे तो और भी बहुत आ सकते हैं, ठीक है। किंगडम सर मिक्सोट्रॉफिक में ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक है। दोनों ही तरह के। मिक्स का मतलब आप समझ ही गए होंगे। यस सर। यस सर, इसके बारे में आपने प्रीवियस विदाउट क्लास में सनलाइट और डिस्कस किया सनलाइट। था। बिल्कुल हमने डिस्कस भी प्रेजेंस किया ऑफ था। सनलाइट में सर ऑटोट्रॉफिक और एब्सेंस ऑफ मिक्सोट्रॉफिक का सनलाइट में ये जो आपने हेटेरोट्रॉफिक। नीचे दिखा रखी है फिगर, ये यूग्लेना की है। हाँ दैट इज यूग्लेना। सर ये ग्रीन ग्रीन क्लोरोप्लास्ट है। हाँ जी, इसके अंदर जब ये सनलाइट की प्रेजेंस होती है तब ये इस तरह से शो करता है, और जब सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती तो अपनी बॉडी से ही जो है न्यूट्रिशन लेता है, हेटेरोट्रॉफिक हो जाता है। तब ये हेटेरोट्रॉफिक हो जाता है। ओके सर। ठीक है जी। तो आपको बच्चों आज ओके इसमें सर। इतना ध्यान रखना है। पूछिए बेटा। सर जब ये दोनों शो करता है तो हमने इसको हेटेरोट्रॉफिक के अंदर क्यों रखा? हमने एक ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक और एक थर्ड कैटेगरी क्यों नहीं बनाई इसके लिए? बेटा ये तो देखो रिसर्च का मुद्दा बन जाएगा, और देखो अलग में हमने उसको अलग से इसलिए रखा है क्योंकि वो मिक्स शो कर रहा है। देखो हमने उसमें कई हर्बीवोर्स भी पढ़े, हमने कई उसमें ओमनिवोर्स भी पढ़े, है ना, हमने हेटेरोट्रॉफिक के अंदर यस सर। सभी तरह के ऑर्गेनिज्म पढ़े। तो इसलिए हम यहाँ अलग ना जाके हम इसको मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का नाम दे देते हैं। हालांकि इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनका अलग एक अपने आप में किंगडम है, किंगडम प्रोटिस्टा। ये अलग तरह के किंगडम के अंदर आते हैं। यस सर। यस सर। तो ये तो एक डिबेट का सर एक्चुअली सर बनाते उसको नहीं है ना, प्रोटिस्टा कहते हैं। बहुत ज्यादा जिनकी नीड है ना। हाँ बेटा बिल्कुल उनके बिल्कुल। किंगडम को प्रोकिस्टा कहते हैं। प्रोटिस्टा किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा सर 9th में ही तो पढ़ा है। यस सर। सर लास्ट में हमारा 9th में चैप्टर कट हो गया था। किंगडम प्रोटिस्टा कोई बात नहीं, 11th में पढ़ना मस्त एकदम बढ़िया तरीके से। सर आपका हाफ आवर बाद क्लास है? बेटा बेटा मेरी क्लास है बिल्कुल अभी। सर डाइवर्सिटी चैप्टर। सर एक बार आप दोबारा बताइए क्या बोला आपने? सर डाइवर्सिटी चैप्टर की तो है। हाँ लेकिन वो हमारा कट हो गया था सर, तो इसलिए नहीं पढ़ा था। सर मेरे को एक मिक्स हो रही चीज है पूछनी थी बातें मिक्स हो रही है, कुछ समझ नहीं आ सर। रहा। एक्चुअली सर जैद कह रहा है कि ये प्रोटिस्टा के सर, बारे एक में बार हमने यार ये क्लास दिखा 9th दो। में डाइवर्सिटी के चैप्टर में पढ़ा था, और मैं कह रही हूँ कि वो कट हो गया था इसलिए मैंने नहीं पढ़ा था। यस सर। सर मुझे ये पूछना है कि सर ये माउथ वाल आपने कहा कि थोड़ा अगर माउथ के उससे आए तो आंसर कर लेना, तो सर किस माउथ मतलब कि हाँ हमारे माउथ तक ना ये तो नहीं आएगा ना कि कौन से ग्लैंड से कौन सा जूस निकल रहा है, कहाँ मिक्स हो रहा है? भाई देखो एक दो क्वेश्चन तो आ सकते हैं। तो सर आप डरा रहे हो। अगर एक दो क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप यू कैन हैंडल। बाकी ज्यादातर क्वेश्चंस जो है आपको 90% क्वेश्चंस जो है बच्चों आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। सर सीधा सा फंडा है सर, मॉड्यूल और एनसीईआरटी कवर करो बस यस यहीं सर। तक पढ़ना है जहां तक मैंने पढ़ाया है, ठीक है। यस सर। ओके सर। यहीं तक रिवीजन करना ओके है। सर। बाकी नेक्स्ट क्लास में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट करते हैं, और इसी तरह से क्वेश्चंस पूछते रहिए। कुछ सवालों के जवाब जैसे कि मैंने होल्ड पे रखा, जैसे कि आप पूछ रहे थे कि एंडोपैरासाइट और वो, तो उसका मैं देखता हूँ, उसका सर्च करता हूँ, फिर आप लोगों को बताऊंगा। और कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो, ठीक है, किसी भी तरह के। तो चाहे वो टेलीग्राम सर ग्रुप हो या मुझे फिर एक चीज टेलीग्राम पूछनी है। हाँ जी सर आपने कहा था अभी क्लास में, जब मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हमारे ये बाइल जूस और पेंक्रियाटिक जूस स्टमक में मिक्स होते हैं, तो आपने कहा था कि स्टमक में मिक्स नहीं होते, तो फिर सर कहाँ मिक्स होते हैं? इंटेस्टाइन। सर मेरे को डाउट है सर, क्वांटम मैकेनिक्स जो है सर वो फिजिक्स के अंदर आती है या केमिस्ट्री के अंदर सर? क्योंकि क्वांटम बायोलॉजी के अंदर नहीं आती ना।
हेलो सर। सर सर हमारा मैथ्स में तो पूरा ही चैप्टर आएगा ना? यस। एक्सपेक्टेड तो उतना ही है। सर अब बता दो कहाँ पे मिक्स होते हैं वो जूसेस। सर तो सर लिख ने दिया। लेफ्ट कर दिया है। फिजिक्स में कोई न्यूमेरिकल्स आंसर, कराए हैं सर प्लीज ने? कोई आंसर कर दो। किस चीज का आंसर? मुझे पूछना है कि मतलब कि वो जूसेस कहाँ पे मिक्स होते हैं। कौन से वाले? ये हमारे बाइल पेनक्रियाटिक जूस, जूस और बाइल जूस। एमाइलेस, स्मॉल क्या? इंटेस्टाइन जो है। स्मॉल इंटेस्टाइन में इनसे स्मॉल कंप्लीट इंटेस्टाइन। डाइजेशन हो जाता है। ओके। सर और ने ये फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स कराए हैं? आई थिंक नो। अच्छा हमारा पोटेंशियल फिजिक्स में क्या डिफरेंस के आएगा? करवाया बस। पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस के, करंट डिफरेंस के और हाँ वो इसी वाले सब तो के है। हो सकते हैं। मगर हमारा फिजिक्स में टोटल तो क्या कितने आएगा? क्वेश्चन आएंगे? इलेक्ट्रिक 20 टोटल ही कितने होता है क्वेश्चन फिजिक्स आएंगे? में। 200? 200 टोटल। हाँ वो नहीं, ठीक वैसे है तो तो 100 बोल रहे हैं। 100 आएंगे, मुझे शायद 100 हाँ आएंगे हाँ। क्योंकि इंक्लूडेड होता है। हमारा एसएसटी नहीं है ना। तो फिर फिजिक्स में तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस ही आएगा बस, है हाँ, ना? पर पिछली बार जब पहली बार ओम्स लॉ 9th में अभी तक हुआ नहीं था कराया ना टेस्ट, सर तब ने? उसमें 200 ही आए थे, चाहे कितने भी आ रहे हो। हाँ एमसीक्यू होंगे, सारे एमसीक्यू होंगे। सारे एमसीक्यू होते हाँ हैं? हाँ सब हाँ ऑब्जेक्टिव वाइज ही होंगे। ओके ओके। मतलब कि ज्यादा हार्ड होता है? आप लोगों ने तो पहले दिए है ना टेस्ट।